Hello and good evening, and welcome to the orientation session for the P level papers for September 2025 exam. September 25 बहुत टाइट वाला अटेम्प्ट है बिकॉज 1 सितंबर से ही पेपर चालू है। 5th तक आते आते तक तो पेपर्स ही खत्म हो जा रहे हैं। ये बहुत टाइम बाद में मैंने ऐसा देखा जब सितंबर या जिस क्वार्टर का एग्जाम है उसमें एक भी दिन नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसीलिए जल्दी भी चालू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑन 15th टुडे, 15th जून, जबकि ओरिएंटेशन भी 17th 18th के आसपास ही होता है। सो वहां पे जो 2-3 दिन खो गए वो यहाँ ले लेंगे। आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे एक बार वो ध्यान से देखना, सुनना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप सबसे होगा, आप लोगों में से बहुत लोगों का तो शायद ये अभी पहला पी लेवल पेपर होगा, और बहुत लोगों के आने वाले 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में पी लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी अ क्वालिफाइड एसीसीए। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों की जॉब्स कितने पैकेज की लगेंगी? एनी आइडिया? चैट बॉक्स में लिखो, बोलो अनम्यूट करके, वरना क्या लग रहा है? ओके, somebody is saying मैम 4 lakhs per annum, somebody is saying 10 lakhs per annum। हाँ जी बोलो। मैम एज एन एफिलिएट तो कम रहेगा 6-7। वंस वी बिकेम अ मेंबर इट वुड बी इक्विवेलेंट टू अ सीए अर्निंग। करेक्ट, करेक्ट। गुरप्रीत is saying 10 to 12, somebody is saying 4 to 5। गुरप्रीत साइड की एज एन affiliate ये 6 to 7 आएगा। सबका बराबर होगा क्या? नो मतलब मैम। अगर सब नो लोग मैम, अफिलिएट हुए तो बराबर तो विथ नहीं होगा। वर्क एक्स विदाउट वर्क एक्स ओके, फ्रेशी। चलो इवन मैं लेती हूँ सब फ्रेशर्स हैं और सब अफिलिएट्स हैं, तब भी क्या पैसा बराबर होगा सबके लिए? नो। नो मैम। नो दीदी। नो मैम। क्यों? व्हाट्स द रीजन? उसी रीजन पे बात करेंगे आज। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप सबको इस बात का पता है कि इवन विद द सेम क्वालिफिकेशन, सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, सभी फ्रेशर हैं, सभी एफिलिएट्स हैं, तब भी पैकेज सेम नहीं है। इवन उस एक कंपनी में जहां पे पोजीशंस ओपन है उसमें भी हो सकता है पैकेज अलग अलग हो। तो ये पैकेज किन चीजों पर डिपेंड करता है? क्या कंप्लीटली डिग्री पर डिपेंड करने वाला है? योर आंसर शुड बी नो। कंप्लीटली डिग्री पर डिपेंड नहीं करेगा। डिग्री 70% तक का रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको नॉलेज देगी, आपको स्कोप देगी, आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि आप एक काम को जानते हैं। यू आर एन एलिजिबल ऑडिटर ऑफ यूके। ये सारी चीजें आपको डिग्री दे देगी। लेकिन ये जो 30% का गैप है, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसमें क्या फिल करना है? स्किल सेट। एक्सपीरियंस भी बाद में आएगा। मैं बात कर रही हूं पहली जॉब की, क्योंकि अभी तक आप यहां बैठे हो इसका मतलब अफिलिएट तो नहीं हुए हो। पेपर्स आर येट टू क्लियर। भले ही आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन जिस दिन अफिलिएट बनोगे उस दिन बात अलग होगी। आप एक अलग कैंडिडेट होगे, आप एक अलग रेस में भाग रहे होगे। अभी आप जिस रेस में हो वो रेस पार्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की है, पार्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट की है। बट आज से 6 महीने, 9 महीने, साल भर बाद में, और आप में से बहुतों का तो शायद अभी जो बैठे होंगे शायद ट्रिपल ए के लिए भी बैठे होंगे यहाँ पे, शायद लास्ट ही पेपर होगा। आने वाले 3 महीने में आप एक अलग तरह के प्रोफेशनल होगे। यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी ये अब कुछ महीनों की ही फाइट रह गई है, पढ़ने की नहीं, अपने आप पे काम करने की। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, ये जो 30% का वैक्यूम है ये कई चीजों से बनेगा। स्किल सेट से, आपके एटीट्यूड से, आपके जुगाड़ से, आपकी नॉलेज से, कितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करना जानते हो उससे, कम्युनिकेशंस के, कॉन्फिडेंस से, फ्लेक्सिबिलिटी से, कितने डायनामिक पर्सनैलिटी है उससे, और आप कितने इंप्रेसिव हो उससे। मैं हर बार हर क्वार्टर कुछ नया नया डालती हूं, इस बार भी इंट्रोड्यूस करूंगी। पी लेवल वालों के लिए कुछ एटीट्यूड रिलेटेड एक वेबिनार होगा। रिसेंटली हम लोगों को एसीसीए से भी टाइम टाइम पे कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जेन जीज के लिए इंडस्ट्री का एक पैगाम है दैट यू ऑल आर वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। हालांकि आप लोग कंप्लीट जेन जीज में नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें समझना। हम चाहे जेनजीज में ना हो या मेरे बच्चे जेनजीज में ना हो, मेरे बच्चे मतलब तुम सब भले ही जेनजीज में ना हो, लेकिन आप लोग अब उस फेज पे हो जहां पे ये लक्षण आप लोगों में भी दिखते हैं।
ये लक्षण पेशेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, हार्डवर्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने से भी हो सकते हैं, इमीडिएटली घुसते ही 15 लाख का पैकेज चाहिए इस एक्सपेक्टेशन से भी हो सकते हैं, अपने आप को सेल नहीं करना इससे भी हो सकते हैं। हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे। जिस वेबिनार का मैं जिक्र कर रही हूं वो वेबिनार मुझे लग रहा है कि अब एट टाइम्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा बच्चा पास होकर नौकरी लग जाता है लेकिन प्रमोशन में अटक जाता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स में उलझ जाता है। तो जब तक मेरे टच में हो एटलीस्ट मैं वहां भी आप लोगों को इक्विप करती रहूं कि ये चीजें आपके खुद के नेचर की वजह से आप पे ही भारी पड़ेंगी। जो गलतियां मैंने करी हैं एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को तो सिखाऊं कि ये तुम लोग मत करना। मुंह फट होना बहुत नुकसान देता है, इसलिए बहुत गेज करके बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स को क्वांटिफाई करके हमें बोलना है, बिकॉज आप जिस वर्ल्ड में अब जाने वाले हैं वहां पे सिचुएशन बहुत अलग होती है। वहां पे आपकी एक गलती आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस देगी। इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा या इंक्रीमेंट कम होगा या रेटिंग ही कम कर देगा बॉस, या बॉस इतना सड़ जाएगा कि जिंदगी झन्नुम बना देगा। क्या करोगे फिर नौकरी बदलने की ढूंढोगे, लेकिन इतने महीनों की जो मेंटल हैरेसमेंट होगी उससे कैसे बचोगे। इसलिए हमें ये भी चीजें सीखनी है कि हम कैसे एज प्रोफेशनली अपने आप को प्लेस करें कि हम इन मुसीबतों से बचे हुए रहें। और एक चीज, हम हर कंपनी से गुड नोट पे निकलें, हम हर कंपनी से दोस्त बना के निकलें। आपका बॉस भी आपका दोस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर असलियत बताऊं सुनने में बहुत बुरी लगेगी, जब बॉस जाएगा ना कंपनी छोड़ के, प्रेफर वो यही करेगा कि उसकी नई कंपनी में उसकी टीम वो यहीं से उठा के लेके जाए। बहुत सारे केसेस है, मेरी बात पे यकीन मत करो, कंपनीज में आजू बाजू देखो, पूछो लोगों से कि क्या आप जब सीनियर पोजीशन पे होते हो या किसी सीनियर को देखा है जिसने कंपनी बदली तो वो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी उठा के ले गया। ये बहुत सारे केसेस दिखेंगे आपको, बिग फोर में तो खासकर ये बहुत होता है। एक पार्टनर चला जाता है, वो अपने साथ साथ अपना एडी, अपना डायरेक्टर, अपना मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पूरी टीम को धीरे धीरे सरका लेता है अपनी नई कंपनी में, बिकॉज उसको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए अपनी कंफर्टेबल टीम चाहिए होती है। और ये कंफर्टेबल टीम कौन होती है? आप लोग होते हो। यानी वो प्रोफेशनल्स जो आज मेरे सामने बैठे हैं वो किसी को कंफर्टेबल एम्प्लॉई की तरह सर्व करने वाले हैं। आप शुरू के साल 2 साल किसी की तरह काम करोगे और जब आप पे ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा आप खुद एक बॉस पोजीशन पे जाओगे। तो हमें सिर्फ अच्छा एम्प्लॉई ही नहीं बनना है, हमें अच्छा बॉस भी बनना है। लेकिन अच्छे से मुझे ध्यान आया, मेरे साथ तुम्हें यह भी चक्कर दिखेगा, यू विल हैव टू स्टार्ट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो अगर 6 महीने जॉब नहीं मिलती कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। बेटे उसमें मैं ये बोलूंगी, देखो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, किसी को रौंदने मत दो। नहीं शोभा देता तुम लोगों को कि तुम एफिलिएट बन के 4 लाख की या 3.5 लाख की नौकरी लो और उसमें 4 साल का या 3 साल का बॉन्ड भर दो। अरे अपनी, मैं क्या बोलूं, अपनी बकत समझो, अपनी वर्थ समझो। इतनी जल्दी कि 6 महीने नौकरी नहीं मिली, अरे तुम कुछ भी कर लोगे यार, इतने पैसे तो तुम वैसे ही कमा लोगे। तो किसी के आगे दंडवत नहीं हो जाना है। दंडवत इज लेट के हाथ जोड़ लेना, पैर पकड़ लेना, नौकरी नहीं मिल रही जी, 3.5 लाख देंगे दे दो जी, 3 साल छोड़ने नहीं देंगे नहीं छोड़ेंगे जी। क्यों, वाई सो डेस्परेसी? तो कई चीजों में जो मैं बातें बोल रही हूं ना, तुम्हारा पूरा पी लेवल सिलेबस में भी यही सब डाल रहा है। जो मैं हिंदी में बोल रही हूं वो चाहते हैं कि आप इसको फॉलो करें। आप एसबीआर उठा लो, आप एसबीएल उठा लो, आप एपीएम उठा लो, आप ट्रिपल ए उठा लो, आप एएफएम उठा लो, मेरी बात पे यकीन मत करना, सारे पी लेवल पेपर्स में एथिक्स टाइप कर देना अपनी अपनी स्टडी टेक्स्ट में से। एथिक्स का मेजर पोर्शन है तुम्हारे सारे पेपर्स में। और उसके साथ एसीसीए का कोड, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट आपको सिखाता है कि आपको एज ए प्रोफेशनल कैसे बिहेव करना है। अब मैं ये बिहेव का ज्ञान क्यों दे रही हूं? आप जैसा बिहेव करने लग जाओगे आप वही आंसर्स में भी लिखोगे, बिकॉज दिस इज वॉट यू आर। एसबीएल बोलेगा यू आर द सीईओ, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर। आप कौन हो? आप सीईओ।
यानी आपका जवाब आपकी ट्रू पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। आप एसबीआर में बैठते हो, एथिकल क्वेश्चन आता है, आप वही जवाब दोगे जो एथिक्स में आप बिलीव करते हो। कई बच्चे लिखते हैं एम्प्लॉइज योर टीम शुड नॉट बी ट्रस्टेड, दे कैन कंडक्ट फ्रॉड। आप वो बंदे हो जो किसी पे विश्वास नहीं करते, और वो आपने अपने आंसर में भी दिखा दिया। यानी कहीं ना कहीं मेरी ये जो नॉर्मल ट्रेनिंग होगी ये आपको प्रोफेशनल बनने में हेल्प करेगी, और यही हेल्प आपकी पर्सनैलिटी तो बनाएगी बनाएगी, आपके आंसर्स में भी झलकेगी। मेरा एक स्टूडेंट था, शायद बैठा है यहाँ पे, समझ जाएगा जब मैं वो ये बात बोलूंगी। उसने अपने आंसर्स में लिखा दिस पर्सन इज अ कंप्लीट फ्रॉड, ही शुड बी फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। उसको फिर मैंने ये समझाया, बेटा इतना डायरेक्ट नहीं, क्योंकि वो बच्चा खुद बहुत बोलते ना आउटस्पोकन होता है, मेरे जैसा ही। उसने सीधा एक्शन ये लिया, बाहर फेंक दो ऐसे बंदे को। नो, बीइंग अ लीडर, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीजें होनी जरूरी है। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को बाहर निकालोगे तो एसीसीए वाला भी, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि अरे यार ये तो कोई बच्चा है जो पेपर दे रहा है। इसलिए इस चीज का हम धीरे धीरे एटीट्यूड बिल्डिंग भी चालू करेंगे, प्लस साथ के साथ प्रिपरेशन तो इसकी हो ही रही है। अब आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके आती हूं, मुझे एक बार कंफर्म करना इफ यू ऑल कैन सी दैट प्रेजेंटेशन एंड इफ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। शेयर कर रही हूं, बताना। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। अब जो मैंने अभी तक बात बोली कि इसका एक वेबिनार होगा, हो सकता है एक से ज्यादा भी रखने की मुझे जरूरत पड़े, लेकिन टाइम टाइम पे मुझे आप पी लेवल के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली ये बताने की अब जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री से बार बार ये रिपोर्ट्स अब आ रही हैं दैट द यंग जनरेशन इज डिफिकल्ट टू मैनेज। व्हाई? दे लैक पेशेंस, दे वांट एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर, दे डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड। हमें उन लोगों में से नहीं बनना है। एक सीधी सी बात समझना, सामने वाला का काम बनना चाहिए, हमें उसकी तैयारी करनी है, और हमारे मुंह खोलते ही पता चलना चाहिए दैट द अदर पार्टी इज टॉकिंग टू समवन वेरी प्रोफेशनल। ऐसा कुछ मत करना कि प्रोफेशनल डिग्निटी पे ही सवाल आने लग जाए। इसके ऊपर भी एक सेशन रखेंगे अपन कि आपको ड्रेसअप कैसे होना है, आपको बैठना कैसे है, आपको चलना कैसे है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें जब आप इंटरव्यू हॉल में घुसोगे, इंटरव्यूअर उसी एंट्री से ही गेज कर लेगा। तो देखो, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। अब आप इंटरव्यू रूम में कैसे दिखते हो, एक फर्स्ट इंप्रेशन वही बन जाएगा आपका। आप कितने भी अच्छे आंसर्स देते रहो, बट इफ यू आर नॉट लुकिंग टाइडी, इफ यू आर नॉट लुकिंग वेल ड्रेस्ड, आपके अच्छे से अच्छे आंसर्स भी आपके सिलेक्शन में दिक्कत क्रिएट कर देंगे। इन चीजों पे बात करेंगे, इन्हीं चीजों पे आपका एग्जामिनर भी बात करना चाहता है। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं, आप सबका कैलेंडर आपको दे दिया गया है जिसके हिसाब से हम चलेंगे। उस कैलेंडर में दो चीजें एक बार वो क्लैरिफाई कर देती हूँ। टेस्ट्स के आगे मैंने लिखा हुआ है एस ई और एम ई। ये एस ई और एम ई क्या है? एस ई है सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट्स, जो एक डेट पे ओपन होंगे। आप जो जो क्वेश्चन वो पूछता जा रहा है उनको आंसर करते जाइए, जैसे ही सबमिट करेंगे मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे विद योर मिस्टेक्स, क्योंकि हर पेपर में कुछ कैलकुलेशंस होती है। एसबीएल में सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन एसबीआर में, एएफएम में है, और ट्रिपल ए में भी होंगे। वहां पे नंबर सीधे के सीधे आ जाएंगे। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करने के लिए होंगे। दूसरे टेस्ट एम ई जिन पे लिखा हुआ होता है वो है मैनुअल इवैल्यूएटिव, जिनको मैं चेक करूंगी, सीइंग कि आप कैसे आंसर लिख रहे हैं, हाउ प्रोफेशनली यू आर पुटिंग अप योर व्यूज, योर ओपिनियंस, इज योर लैंग्वेज ओके, आर यू मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ऑल दिस विल बी चेक्ड अंडर एम ई वाले टेस्ट। उनके आगे आपको ये एम ई लिखा हुआ दिखेगा, एम ई मैनुअल इवैल्यूएटिव टेस्ट। बाकी चीजें आप देख के समझ जाएंगे, मैंने क्लियर कट कैलेंडर में लिखा है कि इन 5 दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद में सेशन उन्हीं से रिलेटेड होगा। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्रुप मेंटर्स भी हैं जो आपकी छोटी मोटी दिक्कतों को ग्रुप पे ही सॉल्व कर देंगे। आपको पूरा हफ्ता उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली हर पेपर में प्रॉब्लम क्लासेस हमने सैटरडे संडे ही डाली हैं, बिकॉज यू ऑल आर वर्किंग।
ये तो जनरल क्लास रिलेटेड बातें हैं, आपको वैसे भी समझ में आ गई होंगी, या फिर नहीं समझ में आएंगी तो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस सेशन ऑल्सो, या फिर बिफोर दैट मेन मुद्दे पे बात करते हैं जो मैं ओरिएंटेशन में एक एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग करना चाह रही थी। पी लेवल की प्रॉब्लम समझो। अनफॉर्चुनेटली पी लेवल में बच्चा जब आता है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दूंगा और पास हो जाऊंगा। पी लेवल ऐसा नहीं है। पी लेवल की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। और मैं एक ही पेपर नहीं, सब पेपर्स की बात कर रही हूं। अभी आपको उसका सैंपल भी दिखा दूंगी कि क्यों ओरिएंटेशन एक साथ हो रहा है। क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही क्लियर नहीं होगा उनको सितंबर के लिए पेपर लेना कौन सा चाहिए, इसलिए वो इस सेशन में बैठे हुए हैं। दूसरा, पी लेवल की मोर और लेस एक्सपेक्टेशन एक सिमिलर ही होती है एग्जामिनर की। दिखाती जाती हूं आपको। ये सबसे पहली जो है ये एसबीआर की है। एग्जामिनर रिपोर्ट उठाई है मैंने एक अटेम्प्ट की, वो मैं शेयर भी कर दूंगी आप लोगों से आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको। जो हाईलाइट किया हुआ मैटर है एक बार वो देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर कह रहा है कैंडिडेट शुड नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न एनी मार्क्स बाय मेयरली प्रेजेंटिंग अ समरी ऑफ द कोड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्रेट्स। आपने सोचा कि मैंने थ्रेट्स पढ़ लिए, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लिया, अब मैं उसकी समरी आंसर में डाल दूंगा, नंबर आ जाएंगे। क्लियर बोल दिया है एग्जामिनर ने, इसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं आपको। तो करना क्या है, यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज इनटू द सिचुएशन। आपको इन्हीं थ्रेट्स को सिचुएशन के साथ जोड़ना होगा। यानी आप मेरी सारी क्लासेस में जो देखेंगे वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उनकी एप्लीकेशन आप क्वेश्चंस में देखेंगे। तो जब आप क्लास को देखें आप ये समझ लीजिए कि इसका मोटा मोटा ठीक है यार, ये थ्रेट ये होती है, ये कॉन्सेप्ट ये वाला होता है, डन, मुझे समझ में आता है। अब आना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से एप्लीकेशन समझेंगे आप। तो पी लेवल इज नॉट अबाउट लर्निंग। ये सिर्फ आधी तैयारी है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, वो तो समझना ही है, आंसर उसी के बेस पे बनेंगे। लेकिन पी लेवल उसके आगे बहुत कुछ है, और उसके आगे वाला पोर्शन है उसको अप्लाई करना। And consistently every time the examiner is highlighting this, students are not able to apply the knowledge to the concepts. Either they are giving rote learned answers, or they are giving the answers which are not connected to the requirements. तो ये कहने की बात ये हो गई जी कि आप क्वालिफाई करके एक फर्म ज्वाइन करते हैं, क्लाइंट आपको बोलता है मुझे इस मैटर के ऊपर रिपोर्ट बना दो, और आप किसी और ही चीज के ऊपर रिपोर्ट बना के दे देते हो। क्या लगता है क्लाइंट आपको पैसे देगा उसके? मतलब रेस्टोरेंट में गए, खानी थी पाव भाजी, लेकिन रेस्टोरेंट ने छोले भटूरे पकड़ा दिए। हम लंका लगा देंगे ऐसे रेस्टोरेंट की, और यहां पे आपकी फर्म की लंका लगा देगा क्लाइंट। एंड दैट इज व्हाट एसीसी इज ट्राइंग टू बिल्ड इन यू। डोंट लेट दिस आइडिया गेट फेल्ड। हमें तैयारी इसी पे करनी है। मांगा क्या जा रहा है? मांगा जा रहा है XYZ कंपनी के बारे में, तो जनरल ज्ञान मत दो। XYZ कंपनी को क्या चाहिए वो बोलो। दिस इज लाइक यू रीच अ डॉक्टर, यू टेल हिम कि मेरा गला खराब है, तो डॉक्टर गले की दवाई देता है या पूरा ही बॉडी का स्कैन करके बोल देता है भाई तुम्हारी किडनी का टेस्ट करा लो, एक तो मैं तुम्हारे घुटने का टेस्ट भी करा लेना, दिमाग कहीं घुटने के अंदर तो नहीं है। अगर वहां भी नहीं मिला तो हमें और नीचे का टेस्ट कराना पड़ सकता है। भाई गले में प्रॉब्लम है, गले को डायग्नोज करो और उसके दवाई दे दो, बात खत्म। क्लाइंट के पास टाइम नहीं है इतना कि वो तुम्हारी एक्स्ट्रा चीजों को रीड करेगा। आप इन्वेस्टर को देख लो, शेयर्स में जो डील करते हैं, पहली बात तो कंपनी के एनुअल अकाउंट्स खोलते ही नहीं है, और जो खोलते हैं वो रेलेवेंट जगह पहुंचते हैं। उनको किन किन चीजों से मतलब है वो उसमें जाते हैं, वो नहीं जाते सब्सिडियरी इंफॉर्मेशन में, रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन में, वो इन सब चीजों में नहीं जाते। वो सीधा देखते हैं कंपनी का क्या रेवेन्यू है भाई, पिछले साल से कितना ग्रो हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, कोई प्लान्ड एक्विजिशन है कि नहीं है। यानी वो मुद्दे पे सर्च करते हैं, जो चीज उनके लिए जरूरी है, रेलेवेंट पोर्शन, वो उसी को देखते हैं। एंड दिस इज व्हाट योर डिग्री इज ट्राइंग टू टीच यू, टॉक रेलेवेंट। एक्स्ट्रा ज्ञान नॉट नीडेड, not appreciated, you will not get any marks. Time and again, every time the examiner is saying this. Weaker students tend to repeat the information from the exhibit.
वहीं से इंफॉर्मेशन उठाई और वही लिख दी, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया. Unfortunately, some candidates continue to copy paste chunks of the exhibit into the answer, which adds nothing. And I sincerely say this, बेटा ये एग्जामिनर को पता है तुमने क्या नई इंफॉर्मेशन दी उसको. You missed giving something new to him. You are just trying to tell the same part which he has told you. अब क्या होगा? पहले मैं भी बहुत बोलती थी कि बेटा सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो. मेरे ही कुछ बच्चों ने ये बोला कि मैम सेल्फ स्टडी करने से कोचिंग फीस तो बच जाएगी, लेकिन एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ ना 18-19 हजार रुपए लग जाएंगे उसके. अब ये मैं क्यों बोल रही हूं? अगर आप वो बच्चा हो जिसको श्योर नहीं हो पाता कि उसने आंसर जो लिखा वो ठीक लिखा कि नहीं लिखा, मेरे से कोचिंग नहीं लेनी है, तुम किसी और से ले लो. तुम्हें कोचिंग नहीं लेनी, एटलीस्ट अपने मॉक्स किसी से इवैल्यूएट करा लो. अब तुम सब पी लेवल वाले बच्चे हो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट समझते हो ना? ऑडिट में आती थी ना सेल्फ रिव्यू थ्रेट. अपने काम को जब आप इवैल्यूएट करने जाते हो, रिव्यू करने जाते हो, इट इज वेरी लेस लाइकली कि आप उसमें कुछ मिस्टेक निकाल पाओगे. अपने काम में गलती नहीं दिखती. हमारी जो समझ थी वो तो हमने डाल दी ना उस काम में. जो हमारी समझ में है ही नहीं, हम उसको कैसे काम में डालते? और हम जो समझते हैं हमारे हिसाब से वही सही होता है. इसी सेल्फ रिव्यू थ्रेट की वजह से आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टेलिंग यू ऑल, तुम लोग किसी से भी पढ़ो, लेकिन अपने मॉक्स प्लीज किसी थर्ड पर्सन से चेक कराओ. मैं नहीं चेक करती इसलिए बोल रही हूं. मेरे जो कोचिंग वाले बच्चे हैं मैं उन्हीं के मॉक्स चेक कर पाऊंगी, वही बहुत ज्यादा होते हैं, सॉरी. और बाहर वाला बच्चा कनेक्ट भी नहीं कर पाता कि मैं उसको जब फीडबैक दे रही हूं तो वो मैं क्या कहना चाह रही हूं. लेकिन आप फिर भी अगर किसी कारण से कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हो, please do get your mocks evaluated even by your friends. Let them have a third eye on your answers. ये इसलिए जरूरी होता है. आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एग्जिबिट की इंफॉर्मेशन को ही उसके अंदर डाल रहे होगे. यू विल नॉट इवन गेट टू नो क्या का क्या लिख बैठोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. क्योंकि वो जो 3 घंटे का टाइमर चल रहा होता है ना, उसमें तो होश ही नहीं रहता बच्चे को कि वो का कितना तो क्वेश्चन रीड कर रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कैसे उसको जोड़ रहा है, कैसे आंसर बना रहा है. उन 3 घंटे में वो घड़ी इतनी तेज चलती है कि इंफॉर्मेशन को कोलेट करना भारी हो जाता है. और पी लेवल हैज गॉट एग्जिबिट्स इन इट. एसबीएल का तो पूरा पेपर ही एग्जिबिट है. एसबीआर में भी एग्जिबिट्स आएंगे. एएफएम, एपीएम, ट्रिपल ए, 50 नंबर का पहला क्वेश्चन होता है. एग्जिबिट ही एग्जिबिट्स भरे होंगे. यानी उनको आपस में कनेक्ट करने का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर उसी टाइम बनाना भी दिमाग लगाना पड़ेगा. इसीलिए इसकी चेकिंग मेहरबानी करके खुद मत करो. तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहां कैसे फंस गए. तो पहली चीज, सिग्निफिकेंट चंक्स जो पेस्ट हो जाते हैं जाने अनजाने या आप जानबूझ के कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है. हर बार एग्जामिनर इसको हाईलाइट करता है. एंड देन some answers spent a significant amount of time describing the contents and importance of sustainability report और इनको कोई नंबर नहीं दिए गए हैं. No marks were given to them. अब तुम बोलोगे कि भाई सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आया है तो उसके बारे में बताना ही चाहिए, लेकिन अगर आपने केस से कनेक्ट नहीं किया तो आप कितना भी बता दो, नंबर नहीं मिल रहे. उसके बाद में आंसर्स विच सिंपली आइडेंटिफाई समथिंग एज अनएथिकल without explaining how and why, उनको मार्क्स नहीं मिलते. एथिक्स में आप सब बच्चे ये ऑडिट में गलती करते थे. ये अनएथिकल है, ये वाली थ्रेट है, वो क्यों है ये बच्चे एक्सप्लेन ही नहीं करते. वो क्यों है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यही एक्सप्लेनेशन इज बीइंग लुक्ड फॉर. आपको एक एक चीज एग्जामिनर को समझानी है. तो बेसिकली जब मुझे आपको पढ़ाना है ना, तो मुझे आपको पढ़ाना सिखाना है. मैं बोल के पढ़ाती हूं, आप लोग लिख के एग्जामिनर को पढ़ाओगे. ये समझा है जी हमने. इसमें ये वाली थ्रेट है, उसके पूछने से पहले ही बताओ ये थ्रेट क्यों लग रही है आपको, कि यही थ्रेट है और कोई और थ्रेट नहीं है. समझाओ उसको कि अगर ये थ्रेट आती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू लर्न इन पी लेवल. तो पी लेवल की अपनी एक्सपेक्टेशन जो है उसको करेक्ट कर लेना. ये एसबीएल वाला एग्जामिनर देखो क्या बोल रहा है, बच्चे इररेलेवेंट कंटेंट लिखते हैं, टास्क का आंसर ही नहीं देते. रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो जवाब ही नहीं देते कई चीजों का.
रिक्वायरमेंट्स को प्रोफेशनल मैनर में आंसर नहीं करते, टेक्निकल नॉलेज उनकी सही नहीं होती, एंड दे डू नॉट डेवलप पॉइंट्स विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टास्क। पॉइंट वही हो गया, आप रेलेवेंट नहीं लिखते हो, इररेलेवेंट चीजें लिख देते हो। यानी कि पी लेवल के बच्चे को ये समझ में नहीं आती है कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज रेलेवेंट नहीं है। इसका मैं तुम्हें वैसे ही आम भाषा में एक चीज समझा देती हूँ, तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा कि मुद्दा क्या है, पी लेवल पास करने का क्या रामबाण इलाज क्या है। क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानना है, चलो सस्टेनेबिलिटी तुम नहीं समझते होगे, मुझे इस फोन के बारे में जानना है, तो आप आंसर क्या देते हो, मेरे 15 दोस्त हैं, वो इस फोन पे कनेक्टेड है, मेरे इन 15 दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है जो रोज चला जाता है कैफे पे आंखें सेकने के लिए, एक बार तो एक लड़की ने लगाया था उसके, ये आंसर चल रहा है। इसमें से ये सारी बातें फोन के बारे में तो बात ही नहीं कर रही। रादर द आंसर शुड हैव बीन, ये एक मरून कलर का फोन है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये पर्पस सॉल्व करता है, इसकी ये फैसिलिटीज हमारे काम को क्विकली करती हैं। लेकिन फ्लो में बच्चों को पता ही नहीं चलता वो कहां से क्या लिखते हुए क्या पहुंच गए। और यही प्रॉब्लम ऑडिट में भी होती थी, अगर आप लोगों ने ऑडिट का पेपर दिया होगा तो आप लोगों ने वहां पे भी ये देखा होगा, पता नहीं क्यों एग्जामिनर नंबर काट लेता है। आप जो लिखते हो वो ठीक लिखते हो, लेकिन क्वेश्चन ने वो पूछा नहीं है ना। वही पाव भाजी और छोले भटूरे वाली बात है, आपके छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन कस्टमर ने तो पाव भाजी मांगी थी, तो आपके छोले भटूरे कितने भी अच्छे हो, ही इज नॉट गोइंग टू लाइक इट, उसने वो मांगा ही नहीं। वो पूछ रहा है भाई नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, सेल्स बहुत बढ़िया हुई है इस कंपनी की, क्वेश्चन पूछ रहा है नेट प्रॉफिट की बात कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के ऊपर नीचे हो गए हैं, भाई सेल्स की बात कर दो, डायरेक्टर नाराज हो गया और उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, भाई नेट प्रॉफिट की बात कर दो, कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन सब नाराज हो गई हैं, भाई नेट प्रॉफिट की बात कर दो, कंपनी का गोइंग कंसर्न इशू आ गया है। अब तुम्हारे सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे, एंड दिस इज वेयर स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड वो क्या लिख रहे हैं और ये क्यों गलत है। तो ये तो एसबीएल था, अब तीसरे पे आ जाओ, एएफएम पे आ जाओ। बार बार एक ही बात, ये शायद ये लो, कैंडिडेट शुड अवॉइड रिपीटिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट विच इज द ओनली पॉइंट। वो थिंकिंग पे टाइम ज्यादा खर्च कर देते हैं, सेकंड पॉइंट पहुंचता ही नहीं है। पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं बच्चों को ये भी नहीं पता होता, बुलेट पॉइंट्स बना देते हैं बस। और अब तो मैं वाकई देख रही हूं ये चीज, 3-4 जगह मैंने देख ली, अगर बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स होते हैं जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बुलेट पॉइंट्स में तो अपने को भी डालने हैं, मैं भी बोलती हूँ बुलेट्स बना के डाल दो, लेकिन उनको एक्सप्लेन करो। आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट दे दी, पेनलाइज करने लग गया है बीसीसीए। पेनलाइज मतलब नंबर काटने लग गया है। एक तो होता है नंबर ना देना, एक होता है नंबर काट लेना। तो नंबर कट रहे हैं अब, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग वेल। तो इस बार एक सेशन में लूंगी, हालांकि वो सेशन मुझे, आई एम जस्ट कंफ्यूज कि वो मुझे सबके लिए ओपन रखना चाहिए या सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, जिसमें आपको एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। क्योंकि मैंने अब ये ओवर एक्सपीरियंस देख लिया कि बच्चों को एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करने नहीं आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ स्पेशली एक तो बॉयज आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव, तो वो जल्दी से, वो कहानी है फटाफट बोल दिया आप मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बस बात खत्म। अबे थोड़ा डिटेल करो यार। तो वही वाला एटीट्यूड चलता है यहाँ पे भी, अपने दोस्त को भी यही बोलते हैं भाई तू भाई है मेरा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बनता है, भाई यू आर माई रियल फ्रेंड, तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, मेरे मुसीबत में, मेरी खुशी में। भाई जब तक मैं तेरे साथ पार्टी नहीं करता मुझे कोई सक्सेस ही अचीव नहीं लगती। मुझे ये ध्यान है भाई, जब मेरे पापा बीमार थे तो स्कूटी पे तू ही लेके आया था पोस्ट मास्टर साहब को, लेकिन आप लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, भाई तू मेरा भाई है।
attitude issue comes onto the answers also. And girls, over dramatic, वो रास्ता छोड़ के खेतों में उतर जाती हैं. यानी ओवर इमोशनल होके रास्ता ही भटक जाती हैं. तो दोनों ही बच्चों को मुझे खींच के अब लाना पड़ेगा. एक को तो एक्सप्लेनेटरी मोड पे और दूसरे को रेलेवेंट मोड पे. हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हीरे टाइप के बच्चे जो ऑन स्पॉट होते हैं, जिसका मैं अभी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, रिजल्ट आएगा. ऋषभ बंसल, वो पास होगा, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, और अच्छे नंबरों से पास होगा. एसबीएल दिया है उसने शायद, सॉरी, उसने मेरे से सारे पेपर पढ़े हैं, इसलिए मैं याद नहीं कर पा रही हूँ. एसबीएल के Yes, पेपर उसके मैंने चेक किए थे. SBL. एसबीएल ही दिया है ना? Yes, yes. एसबीएल. तो उसके पेपर्स में लिटरली दैट बॉय ब्रिंग्स मी ऑन माय टोज. मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा बच्चे को फीडबैक दूं, कमी तो निकालूं. आई एम अ क्रिटिक बेसिकली, यू कैन से. तो मैं ढूंढती हूँ कि उसके आंसर में गलती कैसे निकले. वो लड़का मुझे मौका नहीं देता. तो मैं यही लिखती हूँ कि ऋषभ, प्लीज गिव मी अ चांस टू गिव यू अ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट. ब्यूटिफुली ही राइट्स द आंसर्स, ब्यूटिफुली. मजा आ जाता है उसकी कॉपी पढ़ के. वो पक्का पास होगा, मैं ये अभी बता सकती हूँ. हालांकि वो याद आ गया बोलते बोलते, वरना और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पास होंगे, एंड आई कैन प्रिडिक्ट कि ये पास. पर कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं एग्जामिनर की, ओवर इयर्स, अब पेपर चेक कर करके व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन मुझे समझ में आती है, लेकिन अब मेरे बच्चों की मुझे मुसीबतें भी समझ में आ रही हैं कि तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं. एक तो हमारी ग्रेजुएशन माशाअल्लाह होती है, जो हमें कुछ भी लिखते हैं तो उसमें नंबर देती है, लेकिन बेटे यहां नहीं मिलेगा ये नंबर. बहुत एक्यूरेटली तुम्हें लिखना होगा. और मैं अगर ये बोलूं कि बात नंबरों की है ही नहीं, बात ये है, अब से कुछ महीने में तुम लोग शायद रिपोर्ट्स बना रहे होगे, लेटर्स बना रहे होगे, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होगे. तुम्हें उसके लिए तैयार करना है अपने आप को. इट्स नॉट अबाउट अ डिग्री, इट्स अबाउट अ करियर. तो इसको करियर की तरह देखो. ये मत देखो कि यार मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने ये कर लिए. तुम्हें क्या पता नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होने वाला. उसके इंटरव्यू में क्या जवाब दोगे फिर, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया. ऐसा नहीं होता. यू डोंट हैव अ चॉइस. और अभी तो यू शुड नॉट हैव दैट चॉइस. पता है, मेरे सीए फाइनल में सब पेपर्स में कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे नंबर थे. इसको फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूं. आईपीसीसी में फेल भी हुई थी मैं, कंप्यूटर के पेपर में, और उसका नतीजा आज भी भुगतती हूं मैं. डर डर लगता है मुझे किसी भी नई टेक्नोलॉजी के आने पे. आज भी स्विगी जोमेटो पे जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ, डर लगता है कि शायद किसी कार्ड का डिस्काउंट लगाना भूल नहीं जाऊं. तो हमारे जो ये पेपर्स होते हैं ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस बनाते या बिगाड़ देते हैं. इनको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, समझना है कि ये चाह क्या रहा है. और ये अगर मेरी जिंदगी में आ गया और 15-20 लाख का पैकेज लेके आया, तो क्या मैं रिजेक्ट करूंगा? नहीं करूंगा, या नहीं करूंगी. इसलिए हर पेपर से प्यार करना है, जो मैंने सीए फाइनल में सीखा. लेकिन एक बार गिर के सीखा, और बहुत बुरी तरह से गिरी थी मैं. बुरी तरह से भी ऐसे कि 36 मार्क्स थे, 4 मार्क्स फ्रॉम पासिंग, एंड आई वेंट ब्लैंक. मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरी, उस पेपर में डरी थी. जस्ट बिकॉज मुझे वो बिट और बाइट में बहुत कंफ्यूजन होता था कि एक सीडी में वो क्या होते हैं, पता नहीं, मुझे आज भी नहीं समझ में आते वो. तो एक तो डर नहीं बनाना है, इन चीजों को समझना है कि एक्सपेक्टेशन क्या है एग्जामिनर की. वो ये वैसे तो मेरा काम है, लेकिन आप लोगों का काम ये रहेगा, अगर मेरे से पढ़ रहे हो, जब जब मैं जो जो बोल रही हूं, प्लीज लिसन टू इट. बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि मैं तुम लोगों के पेपर को चेक करने में 40 मिनट्स तक लग जाते हैं, एक मॉक को चेक करने में, जिसको तुम 3 घंटे में देते हो, और स्टूडेंट्स उसके कमेंट्स रीड ही नहीं करते. मैं दिखाती हूं तुम्हें मेरी हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसमें पूरी. ये देखो, विद एवरी स्मॉल पैराग्राफ वी एंश्योर दैट वी आर गिविंग सम कमेंट्स. सी द कमेंट्स व्हिच वी हैव गिवन हियर. यहाँ पे कुछ बात हुई थी हर्ड इंस्टिंक्ट की, भेड़ चाल की. एक कॉन्सेप्ट है ये एएफएम में, हर्ड इंस्टिंक्ट की बात हुई थी. हमने यहाँ लिखा है कि भाई ये बताओ कि हर्ड इंस्टिंक्ट यहाँ पे कैसे हो रहा है. बच्चे ने ये नहीं बताया. मैंने उसमें ये भी लिखा कि यार ये 8 मार्क्स के हिसाब से इतना सा आंसर ठीक नहीं है, एक्सप्लेनेशन मिसिंग है. वी आर गिविंग द फीडबैक, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन सेटिंग अभी करनी जरूरी है कि आप लोगों को ये फीडबैक्स रीड करने हैं.
फीडबैक्स अगर रीड नहीं करोगे तो तुम फीस के सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो, मैं ब्लंटली यही चीज बोलूंगी। देखो सेकंड पेपर हमारा, ये पेपर था मेरा एसबीएल लग रहा है, तो डर्न लिमिटेड, हाँ इसका मैंने पेपर क्रिएट किया था। इस बार का जो प्री सीन आया था, ये बच्चे बैठे हैं एसबीएल वाले, वी हैड क्रिएटेड अ पेपर कि इसी केस को लेते हैं जो आपका प्री सीन के बेसिस पे एसबीएल का पेपर आया, स्टूडेंट्स गेव इट वंडरफुली। तो मैंने उसमें ये दिया था कि ये वाले पॉइंट्स आपके आंसर में जरूर होने चाहिए। जो जो पॉइंट्स नहीं थे मैंने इस तरीके से उनको ऑरेंज कलर में मार्क करके दिया था स्टूडेंट्स को कि ये पॉइंट्स पे तुमने कोई डिस्कशन नहीं किया। दिस इज हाउ वी चेक द पेपर्स। एक और सैंपल देख लो, ये लग रहा है कैलकुलेशन देख के एसबीआर लग रहा है। बच्चे ने यहां पे लिखा एड को एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट कंट्रोल, तो मैंने स्पेसिफाई किया है बेटा सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं होता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। अब ये बात बड़ी छोटी सी है लेकिन एग्जामिनर नंबर काट लेगा इसके। कंट्रोल इज डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज यूज्ड फॉर अ डिफरेंट सिचुएशन। तो ये दोनों मिक्सअप कर गया था बच्चा। अच्छा यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हमें ट्रीटमेंट बताना है ईयर एंड का। बच्चे ने चालू किया 1 अक्टूबर 2000, लेट सपोज 24 है, ये 24 का ट्रीटमेंट। मैंने यहां लिखा है कि बेटा 1 अक्टूबर का तो पूछा ही नहीं है, क्यों बता रहे हो? राइटिंग नॉट रेलेवेंट पार्ट। तो हमारे पेपर चेकिंग में ये कमेंट्स आएंगे और तुम देख लो यहां पे हर पैराग्राफ पे आ रहे हैं। इवन आंसर बेस्ट भी होगा तो मैं वहां पे लिखूंगी कि ऑल पॉइंट्स कवर्ड, लेकिन तुम पढ़ो तो सही उनको। मतलब बड़ा दुर्भाग्य सा फील होता है कि मैंने खूब टाइम लगा के पूरा फीडबैक दिया, बच्चे ने वो पढ़ा ही नहीं। सो मोटा मोटी कहने की बात यह है, पी लेवल इज अबाउट 3 थिंग्स। 1, द कॉन्सेप्ट्स जो आपको सारे करने हैं। प्लीज डू नॉट सेट पैटर्न्स ऑफ एनीथिंग। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं मैम इसमें इंपॉर्टेंट बता दो। बेटा कुछ भी आ सकता है, हम सिर्फ रिवीजन में स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि इसके ऊपर फोकस ज्यादा रखना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इसको तो हम कंप्लीटली छोड़ ही गए। नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं करना है। कंप्लीटली छोड़ जाने वाला केस मत करना। रिवीजन के टाइम हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए हमारी तरफ से। लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ है बच्चा 49 पे फेल हो जाता है, तो ये जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर ये करीबी होती है, ये 1 नंबर तुम्हें आगे खिसकाने में हेल्प कर देती है। इसलिए इंपॉर्टेंट सेटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मान के चलो कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नौकरी कल को हो सकता है उस चीज से रिलेटेड आ जाए। वी आर करियर नॉट फॉर अ नौकरी, वो नॉट फॉर वन नौकरी और फॉर अ पेपर। रिमेंबर दिस फैक्ट, इट्स अ करियर। पहली जॉब सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे कैसे ग्रो होगे, फिर आगे कैसे जाओगे, फिर आगे कैसे जाओगे, प्रमोशन कैसे होगा, ये सब चीजें लाइन से चलेंगी। तो पहली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, दूसरा इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है, और तीसरा एग्जामिनर का माइंड समझना है। एक्सपेक्टेशंस हम मीट कर देंगे, लिखना सीखेंगे। लाइव सेशंस में यही होगा, टेस्ट में यही होता है। 10-10 टेस्ट हैं हर पेपर के, उनका पर्पज यही है ताकि तुम लिखना सीखो, लेकिन पेपर देने हैं। मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हारे बैच में जब 50-60 बच्चे अभी एसबीआर में हो जाएंगे, 70 बच्चे के आसपास हो जाएंगे, मैं उन 70 की लिस्ट नहीं निकाल पाऊंगी कि बेटा तुमने पेपर क्यों नहीं दिया, बेटा तुमने क्यों नहीं दिया। वहां अपनी खुद की जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ही रखना। यू हैव टू फ्लाई द काइट। आई कैन गाइड यू बट कैन नॉट स्पून फीड यू, दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच। तो पहली में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो क्लासेस से मिल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, वी आर देयर टू सॉल्व दैट। आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर भी होगा। एपीएम में कोई ग्रुप मेंटर नहीं है, ट्रिपल ए में कोई नहीं है, एसबीएल में कोई नहीं है, क्योंकि उसमें मैं हूं। उसमें तुम्हें समझने की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, और नहीं आएगी तो मैं बैठी हूं उसमें। लेकिन जहां कैलकुलेटिव पार्ट है वहां पे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप मेंटर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको टैग करो, पूछो कि ये अमाउंट कैसे आ रहा है, वहीं के वहीं गेट इट सॉर्टेड। अगर फिर भी लगे कि नहीं नहीं व्हाट्सएप पे सॉल्व हो रही है, अपन हर वीक मिल रहे हैं प्रॉब्लम सेशंस के लिए, प्रॉब्लम सेशन में ले आओ। प्रॉब्लम सेशन सारे मैं नहीं लूंगी, मैं स्पेशल सेशंस लूंगी, लेकिन जो भी ट्रेनर है दे आर मेंबर्स, एसीसी मेंबर्स, 7-8 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। डोंट वरी, प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। जहां पे स्पेशल मुझे हाथ पकड़ के चलाना होगा उन सेशंस में मैं मिलूंगी आपको।
ये स्पेशल सेशंस भी होंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, जहां आपको कैसे लिखना है वो भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और अब इस क्वार्टर से जो मैं एक रूटीन एटीट्यूड बिल्डिंग वेबिनार्स हैं, उसके अलावा एक चीज और बोल रही हूं, एग्जाम से पहले टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कराएंगे हम। ये एक ट्रायल लगाई थी मैंने इस बार इस क्वार्टर में एक बैच पे, इसके सेलेक्टिव टेस्ट के ऊपर, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला उसका। क्योंकि यहां पे पी लेवल में एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी वो थी, बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन करने में 1.5 आवर्स लग जा रहे हैं। उसकी भी प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी। यहां पे इस प्रैक्टिस को करने का तरीका क्या होगा वो रेगुलर सेशंस में मैं आप लोगों को गाइड करती रहूंगी। लेकिन जब मैं आपको बोल रही हूं कि एक क्वेश्चन को करने में 50 मिनट ही लगाना, तो ईमानदारी से आप बंद कर देना अपने उस क्वेश्चन को उसी टाइम पे। जब तक आपका पेपर छूटेगा नहीं, आपको रियलाइज नहीं होगा दैट यू नीड टू इंप्रूव योर स्पीड। एक बार पेपर छूटने दो, बचे हुए पेपर को प्रैक्टिस कर लेना, चेक मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन पेपर छूटने दो। तुम्हारे दिमाग पे ये चीज रजिस्टर होने दो कि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है पूरा। Until and unless this damage comes here, fingers will not take a speed up. वो प्रैक्टिस अपने को करनी है। उसके अलावा एक प्रैक्टिस फोकस्ड, मुझे एक स्पेशल सेशन तुम सबके लिए उस पर भी रखना है कि रिक्वायरमेंट को तुम लोग समझ पाते हो क्या, ब्रेक कर पाते हो क्या। और वहां पे तुम क्लास से तो तुम सेशन से तो समझ लोगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये मुझे तुम्हें इंडिविजुअली कराना पड़ेगा। यानी हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का गेज करना पड़ेगा कि भाई आप क्वेश्चन को समझे क्या। बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 3 लाइन्स में होती है। 3 लाइन लंबा स्टेटमेंट मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स लेके आता है। क्या आप वो रिक्वायरमेंट समझ रहे हो? वन स्पेशल सेशन विल बी डेडिकेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स पार्ट। उसमें यूज होने वाले वर्ब्स, क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन, उसका मतलब अलग है। क्वेश्चन बोलता है डिस्कस, उसका मतलब अलग है। क्वेश्चन पूछता है रेकमेंड, उसका मतलब अलग है। और एसबीआर को छोड़ के आप सबके पास प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का चक्कर और है। हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, आप किस सीक्वेंस में लिख रहे हो, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल। अब ये सीक्वेंस का भी बच्चे नहीं समझ पाते। मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं कि ये सीक्वेंस का क्या चक्कर है। मुझसे कोई पूछता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैं चालू करती हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स, मेरा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 20 ईयर्स हो जाएगा इस बार नवंबर में, सीए बने हुए मुझे 20 साल हो जाएंगे। ओ सॉरी आई फॉरगॉट, आई एम निधि भास। कुछ गड़बड़ लगी इस आंसर में? बोलो, वॉज देयर एनी गड़बड़ हियर? भाई सुन भी रहे हो यस या गए? मैम, क्या गड़बड़ गड़बड़ी थी? गड़बड़े। मैम क्या गड़बड़ इंट्रोडक्शन थी? पहले आता है। मेरा नाम सबसे लास्ट में लिया मैंने, सबसे लास्ट में। मैं पहले बता रही हूं मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर मैं बता रही हूं मेरे को सीए बने हुए कितना टाइम हो गया, और फिर मैं बोल रही हूँ ओ सॉरी मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गई। दैट मीन्स सीक्वेंस एज पर रेलेवेंस मैटर्स। ये इंटरव्यू में मैटर करेगा तो आंसर राइटिंग में तो मैटर करेगा ही करेगा। तो रेलेवेंट जब बोलते हैं ना एग्जामिनर, उसका मतलब होता है आपका पॉइंट उस सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड कम एट द फर्स्ट, लीस्ट इंपॉर्टेंट शुड कम एट द एंड। मोर एम्फेसिस शुड बी ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आता है, एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी लीस्ट डिस्कस्ड। यही चीजें गेज करना सीखना है तुम्हें। दिस इज पी लेवल, नॉट कि रट लिया और उसको डाल दिया हो गया पी लेवल। ऐसे होता तो पास परसेंटेज 100% हो जाती। ठीक है, सो दैट यू नीड टू कंसिडर एंड लर्न, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा है मैम एएफएम पढ़ाते हो? हाँ बेटा, यस एएफएम पढ़ाती हूँ। ओके, नाउ आई एम रेडी टू आंसर टू योर क्वेरीज। जो जो भी क्वेश्चंस आपके बताइए, मैं मेरी तरफ से सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर गई हूँ। बताओ, एनी क्वेश्चंस? मैम एक डाउट था, लाइक एसबीआर का या कोई भी पी लेवल का एग्जाम किट लेते हैं हम, तो लाइक वो वैलिड वैलिड फॉर जून अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट आता। तो सारी बुक्स अभी जून 2025 अटेम्प्ट की है। अब सिंस मैं सितंबर के लिए अपीयर करूंगा, तो वो बुक्स ले सकता है या नई वाली पब्लिश होने तक का वेट करूं? नहीं नहीं नहीं, ले लो नई वाली बुक्स। वैसे भी अब हार्ड कॉपी मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, पुरानी ले लो। सिलेबस में अपसाइड डाउन चेंज नहीं होता,
और जो चेंज हुआ है मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके शेयर किया है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं आपको डिलीवर करूं थ्रू अ सेपरेट सेशन। उसके लिए बुक नहीं खरीदनी, अपसाइड डाउन सिलेबस में चेंज कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन, यस एसबीआर इज इन हिंदी। थोड़ी सी बीच में मैंने स्टाइल मारने की कोशिश की थी, पर फिर मैं बैक टू हिंदी आ गई उसमें। हिंदी में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। ठीक है। अच्छा, अक्षत इज आस्किंग ट्रिपल ए। हाँ सॉरी अक्षत, अच्छा याद दिलाया आपने। तुम सब बच्चे बैठे ही हो तो ट्रिपल ए की स्टोरी सुन लो भाई। ट्रिपल ए आई हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, उसकी तुम्हें बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ कि क्यों मैं ट्रिपल ए में भी घुसी। देयर इज अ सीरियस क्रंच हैपनिंग फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स हु आर एलिजिबल टू साइन इन यूके। ये इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड ACCA वांट्स ऑल द लर्निंग पार्टनर्स टू पे सम अटेंशन टू ट्रिपल ए ऑल्सो। तो मुझे तो कभी पढ़ाना नहीं था ट्रिपल ए, बट ठीक है, डेस्टिनी है दैट ACC ऑल्सो हाईलाइटेड कि साइन ऑफ की अथॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी जब तक वो ट्रिपल ए यूके वेरिएंट में क्लियर नहीं करेंगे। और इसको ऐसे सोच के देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो लेकिन साइन ऑफ नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये शोले का वो ठाकुर था ना बिन हाथों वाला, वैसा सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना है। और मैंने ऑडिट का यूट्यूब पे भी बहुत डाला है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मॉक चेकिंग में हम ऑडिट में जो मार्क्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्जाम में उसके आसपास ही आ रहे हैं। SBR में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, और ट्रिपल ए में भी आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। उसका रीजन है, इतने साल में ना अब समझ में आ गई है कि एग्जामिनर क्या चाहता है और इवन इंडस्ट्री क्या चाहती है। तो ट्रिपल ए यूके हमने लॉन्च किया है। आप लोगों को कहीं से भी पढ़ना हो पढ़ना, लेकिन ट्रिपल ए यूके दो, अगर आपकी ऑडिट में आपको ज्यादा चैलेंज नहीं रहा है तो। वरना यूके में एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट ऑडिटर की तरह साइन ऑफ करने का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। हाँ प्रतीक्षा बेटा, यू कैन गिव ट्रिपल ए, दैट्स ओके। डबल ए रिक्वायरमेंट नहीं है ना, रिक्वायरमेंट है ट्रिपल ए। दिक्कत सिर्फ इतनी आएगी कि तुम्हें थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है। तुम्हें अब ये सलाह देने वाले भी मिल जाएंगे लोग कि डबल ए दे दो, जिसको पढ़ाई करनी है ना बिना एग्जाम के पढ़ लेता है। ठीक है, तो डबल ए की हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें एम्फेसिस ले करना पड़े, बट ट्रिपल ए और ATX आप दे सकते हैं। जोर थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि पीछे से बेस नहीं बना हुआ है। तो टैक्स वेरिएंट के लिए, अच्छा हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई ऑन योर क्वेश्चन प्रतीक्षा, टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए टैक्स पेपर दिया हुआ होना चाहिए, नॉट ATX, टैक्स। मैम अगर लेकिन एग्जाम्पशन ले ली उसमें तो ACCA को एक बार लिखो इफ यू वांट टू गिव दैट एग्जाम। वैसे अब रिवोक नहीं हो सकती है, वो रिवोक नहीं होगी, लेकिन उसका फिर भी इलाज है कि ठीक है आप ATX देके उसको कवर अप कर सकते हो। लेकिन इन एनी केस टू एक्ट एज एन ऑडिटर, मेरी लेटेस्ट वीडियो जो मैंने ट्रिपल ए वाली लॉन्च करी थी उसमें मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ACCA की वेबसाइट का, जहां क्लियर कट ACCA ने लिखा है आपको SBR क्लियर करना है। आप यूके वेरिएंट में करो, इंटरनेशनल वेरिएंट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ट्रिपल ए यूके में ही होना चाहिए। इसके 3 वेरिएंट हैं ट्रिपल ए के, इंटरनेशनल, यूके और आयरलैंड। अपन यूके वाला कर रहे हैं। ठीक है। मैम हम्म इसके इसकी वेबसाइट पे ऐसा भी लिखा था कि जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है वो भी यूके वेरिएंट होना चाहिए बेटा उसमें। उसमें मैं बताऊं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट प्रैक्टिस इन कोर्ट्स, तो हम सिर्फ वहां सलाह देंगे, हम क्रिटिकल रोल्स में नहीं जा पाएंगे, एनीवेज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनके लॉ कोर्ट्स होते हैं ना, वहां पे वकील काम करते हैं। आप वकील की तरह केस नहीं लड़ पाओगे। तो आप टैक्स एडवाइस दे सकते हो, लेकिन एज अ लॉयर प्रैक्टिस वैसे भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर रहा, तो लॉ के पेपर को तो भूल जाओ। लेकिन ऑडिट तो तुम्हारा कोर है यार, तुम्हारा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ऑडिट में होता है, उसी की साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो ये मत होने दो मेरे हिसाब से, तो अनटिल अनलेस आपका ऑडिट से फियर ही नहीं है। तो अगर ये है कि भाई ऑडिट पास करना ही भारी हो गया था, देन आई विल नॉट रेकमेंड टू टेक ट्रिपल ए। ठीक है, मेरे तो ऐसा ही हुआ है। तो फिर मत लो, फिर मत लो। इफ डबल ए हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फस फॉर यू, देन डोंट टेक ट्रिपल ए। लेकिन फिर भी ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि आगे जाके साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी।
मैम मैं आगे जैसे मैं 13 पेपर्स हो जाती हूँ उसके बाद भी, तो इफ इन फ्यूचर आई वांट आई कैन गिव दोस। यू कैन गिव, ठीक है, ओके। बट फर्स्ट प्लेसमेंट पे नेगोशिएट कर लेंगे वो आपसे सैलरी। देख लेना, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रतीक्षा Uh, सिंह, एपीएम और एटीएक्स। बेटा एपीएम इज क्वाइट अ स्मॉल सिलेबस पेपर, और एपीएम करने से आप कहीं पे भी मिलता है काम, क्योंकि वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। एटीएक्स अगेन इज वेरी डिटेल्ड, ठीक है। तो एटीएक्स अगर करना है तो एक क्वार्टर में आपको अटेंशन पे करके करना होगा, उसका सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, वो एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है। मैम, हाँ जी, बट वो आगे यूज होगा ना, आगे प्रोफेशनल जर्नी में, उस हिसाब से एपीएम देखे तो एटीएक्स करना चाहिए ना। अगर आप टैक्स प्रोफाइल में जा ही नहीं रहे हो तो एटीएक्स का कोई सेंस नहीं है, अच्छा, लेकिन टैक्स प्रोफाइल में जाते हो तो सेंस बिल्कुल है। ओके मैम। बट कंप्लीटली एक्चुअली डिपेंड्स। अभी मैं बहुत ब्लैंक हूँ कि मेरे को टैक्स फील्ड में जाना है कि नहीं, तो ऐसे में मैं क्या चूज कर सकती हूँ? तुमने टैक्स का पेपर दिया है? नहीं मैम, एग्जाम था। एग्जाम था? तो एक बार एक काम करो, थोड़ा सा एक बार टैक्स को देख लो। इफ यू फाइंड कि टैक्स तुम्हारे लिए ठीक था, इट इंटरेस्ट्स यू, देन गिव एटीएक्स। ओके हो मैम। सकता है कि टैक्स की मैंने डाली है थोड़ी सी वीडियोस, थोड़ी सी नहीं सॉरी, मैंने पूरा पेपर डाल रखा है अपना टैक्स का, लेकिन वो पुराना है, ठीक है। तो मोर और लेस सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं हर साल के फाइनेंस एक्ट में, प्रोविजन उसकी भावनाएं चेंज नहीं होती हैं। तुम्हें समझ में आ जाएगा टैक्स में है क्या। तो अगर टैक्स लगता है कि हाँ यार ये अच्छा पेपर है, तो एटीएक्स ले लेना, ठीक है। ओके मैम। यस मैम, थैंक यू। ओके ओके, हिमांशु इज मैम आस्किंग, आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट। एक मिनट बेटा, परस्यूइंग एलएलबी इन इंडिया। हिमांशु तुम एलएलबी भी कर रहे हो? हिमांशु टैक्स प्रोफाइल के लिए यू नीड टैक्स, नॉट एटीएक्स। टैक्स इज एन एक्सेप्शन। मैंने चला के पूछा था इसमें एसीसीए से कि यू मीन एटीएक्स और टैक्स, उन्होंने बोला टैक्स, ठीक है। तो टैक्स प्रोफाइल के लिए टैक्स इज नीडेड, नॉट एटीएक्स। नहीं अक्षित, ट्रिपल ए यूके विल मेक यू एलिजिबल टू गेट अ साइनिंग अथॉरिटी ओनली इन यूके। हर जगह की अलग अलग है, जैसे मिडल ईस्ट हो गई, या फिर इवन आयरलैंड, आयरलैंड के लिए भी ट्रिपल ए आयरलैंड वेरिएंट में होना चाहिए। तो हम सारे तो देखो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जहां की डिग्री है वो तो कर लें, ओके। मैम मेरे 9 पेपर एग्जाम्प्ट है। हाँ तो ट्रिपल ए अगर मैं देता हूँ यूके वेरिएंट तो हाँ मैं एलिजिबल होऊंगा? हाँ, क्यों नहीं, ट्रिपल ए इज द रिक्वायरमेंट, एसबीआर एंड ट्रिपल ए इज द रिक्वायरमेंट। तो पीछे के पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, थैंक यू। ठीक है। एक मिनट, एक बच्चा कुछ और पूछ रहा था, आई जस्ट मिस्ड द मैसेज। हाँ, इन केस आई वॉन्ट टू गो इन टू ट्रेजरी एंड रिस्क, तो बेटा एएफएम होगा उसके लिए। एएफएम के अलावा आप कुछ भी चूज करो अंजलि, लेकिन आई विल स्टिल से, जब तक ट्रिपल ए से फियर ना हो, ट्रिपल ए को छोड़ो मत। तुम्हारी अगर सारे प्रोफाइल्स में नौकरियां होती है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स ऑडिट प्रोफाइल में होती हैं, तो मेन चीज ऑडिट की नहीं मिलेगी यार। मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा शॉक था व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट। इसलिए कहाँ मैं रिटायर होने की सोच रही थी, कहाँ ट्रिपल ए लॉन्च कर दिया। ओके, दिव्यांशी सेइंग 2 एग्जाम्स। दिव्यांशी आई विल से बेटा नहीं, पी लेवल को थोड़ा सा थांबा, आराम से चलो, डेप्थ में पढ़ के करो, ठीक है। So मेरा प्लान था कि AFM, so I'm sure about what to give, which exams to give. So it's हाँ like today AFM and SBL is left. SBR is ओके clear. So ओके, but AAA I couldn't clear because I know that was my lack of practice. हम्म। So what do you suggest तो for? ट्रिपल ए पढ़ा हुआ है इसका मतलब, हाँ जी, yes. है ना। तो ट्रिपल ए को कंबाइन करो एएफएम के साथ, Yes, that's what I wanted to. Not एक SBL. के बाद एक आएगा, वरना एसबीएल और ट्रिपल ए ना, एक दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे को पड़ेगा, Correct. That in this case Monday and Thursday. No, no, Monday, फ्राइडे को आएगा एएफएम, Friday. Yes, yes. फ्राइडे आएगा। सो यू विल गेट इनफ ब्रेक इन बिटवीन, और दूसरा बैलेंस एक और हो जाएगा। ट्रिपल ए विल टीच यू मोर अबाउट रूल्स, Hmm. मोर थ्योरी टू राइट, नो कैलकुलेशंस। एएफएम विल बी कैलकुलेटिव,
and I'm like more inclined towards the calculative part, of course. हाँ So तो फिर एएफएम जरूर लो. because it will give me a little bit of a motivation also to go through. So is it like, should I go for both of them in, and AFM also, I'm aware of, like, I've done the CA final as well. Okay. There we have the SFM subject. So I scored 67 in that. तो ठीक है ना, फिर करो ना एएफएम. AFM can be done. हाँ. I mean, it is a long time back, but I know I can take a grip of it once I'll, things Are are. you trying to ask कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं? No, I want to take a coaching for sure नहीं, सुनो because. सुनो 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 सुनो, डोंट रश. हाँ जी. अगर आपको पेपर आता है तो कोचिंग क्यों लेनी है? देखो मेरे बच्चे मेरे को गालियां देते हैं, मैं उनको सेल्फ स्टडी के लिए बोल देती हूँ. Because मैम नहीं हो पाता सेल्फ स्टडी. I वो need बच्चे भी यही बोलते हैं. तो सुनो, देखो. इसका इलाज है, इसका एक इलाज है. गिव योरसेल्फ 10-15 days. ट्राई टू गिव 100% ऑफ इट. अगर 100% एफर्ट में लगता है कि रिदम बैठ रहा है, आप कर सकते हो, तो करो ना. मैम वो और already. अगर लगता है कि नहीं मैं भटक रही हूँ, मेरे को तो पैसे लगा के ही सिंसियरिटी आती है, तो लगा देना फिर. पर एक बार अपने आप को चॉइस तो दो. It's no, I have given that choice and I have already been through that phase. हाँ. But to be honest, I need a guidance and a mentor. Like to be honest, for ACCA writing, like the things you were discussing, like how to write an exam and everything, that is very important for me, and that's what I was lacking in AAA. I did that on a self-study basis because I'm an auditor You also. gave AAA as the first paper. No, I gave SBR as the first paper. ठीक है, ठीक है. Cleared that, but AAA I couldn't get through it. Of course, I needed some guidance, and I maybe the content part also कि कितना पढ़ना है, कैसे करना है. So all those things. Got your point. Yeah, so that's why I need a mentor to guide me there and test me also, like through mocks and everything. So and it gives you discipline also, to be honest. दिव्यांशी, मेरा एक स्टूडेंट है, शायद ध्रुव है या पता नहीं कौन है, वो कह रहा था कि मैम हम ना हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं, जब तक पैसे नहीं लगते ना तब तक हम पढ़ते नहीं है. पैसे Yeah. लगाने के बाद में हमें ये लगता है कि यार पैसे लगे हुए हैं. पढ़ लो. Yeah, that's right. बट गिव योरसेल्फ सम टाइम कि मे बी वो ठीक और नहीं होता है तो फिर ठीक है, ले लो. मैं श्योर हूँ नहीं होगा, मुझे पता है. तो फिर ले लो. I need a mentor to guide me through it so that I can, don't waste any further time on it. See, I if you want to study from me तो मेरे से तो डांट भी पड़ेगी. हाँ, that's helpful ना in the end. So ठीक है. चलो एक बार, हिमांशु is asking something. फर्स्ट ACCA एग्जाम प्रैक्टिस सेशन. हाँ हिमांशु, जो लाइव सेशंस होंगे वो प्रैक्टिस सेशंस ही होंगे. दूसरा, मेरी तरफ से भी रेगुलर कुछ कुछ आता रहेगा. इवन तुम जब मेरा कंसोलिडेशन देखोगे ना SBR में, क्योंकि कंसोलिडेशन तक बच्चे को लिखना आ जाता है कि कैसे आंसर लिखना है, वहां पे हर टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है. तो कुछ आपको सेशंस में मिलेगी, कुछ लाइव होगी. लाइव इसलिए होगी कि आप क्या गलती कर रहे हो, वी कैन वर्क ऑन दैट. ठीक है. सो एवरीथिंग विल नॉट बी कि सेशन में रिकॉर्डेड है, लाइव भी कई चीजें होंगी. और उनका रीजन यही है कि हम आपकी प्रॉब्लम पे हिट कर पाए, रादर देन हम अपनी तरफ से वन वे कनेक्शन डाल के उसको खत्म कर दें. ओके. तो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, डोंट वरी. तुम अभी फोकस करो कंटेंट समझने में. कोई भी IFRS या कोई भी IAS बोलता क्या है, आपको एज ऑफ नाउ वो पता होना चाहिए. मैम इसमें मेरे 2 पॉइंट्स थे. फर्स्ट थिंग इज कि एक्चुअली मेरे को 5 इयर्स हो गए सीए बने हुए, तो मुझे ना थोड़ा बहुत एफआर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो मैंने जैसे एक सेशन, आपके 1-2 सेशन देखे अभी तक, तो ना मुझे कुछ एग्जांपल्स ऐसे लगे कि कुछ मे बी मोर एग्जांपल्स वी कैन क्रिएट. तो वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकली मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ पूरा. एंड सेकंड मेरे को जो डर लग रहा है ना, आई एम स्केयरिंग अबाउट कि जो हम प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम राइटिंग कितने पेपर पे लिखते हैं, बट अब हम टाइम उस पे राइट करेंगे कि एक्सेल पे एंड एग्जिबिट्स वो बनाएंगे, तो उस पे मेरे को कहीं ना कहीं कंसर्न है. तो देखो, पहले सवाल पे आती हूँ. यू वांट सम डिटेल्स. तो SBR में वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड दोज मच डिटेल्स बिकॉज वी अज्यूम कि बच्चा FR करके आया है. लेकिन अब जैसे तुम्हारा वाला जो केस है, वी गिव एक्सेस टू आवर FR फोल्डर टू सच स्टूडेंट्स जिनका पीछे से FR कमजोर भी होता है, या मान के चलो आपको तो ध्यान नहीं है क्योंकि 5 साल हो गए. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके FR के कॉन्सेप्ट वीक होते हैं. तो हम उनको क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे का पढ़ के आ जाओ. उसके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने हैं,
सुनना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। यस यस तो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट टू द टीम, उनको ये बोलना कि मैम ने बोला है कि मेरे को 20-25 घंटे एफआर के दे दो। फिर ठीक एफआर में, अब जैसे तुमने रेवेन्यू उठाया, रेवेन्यू में लग रहा है कि यार मुझे और डिटेल में जाना है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है एसीसीए के एफआर में क्या था, मैंने तो सीए के हिसाब से रेवेन्यू करी थी। अब एफआर के बैच में फोल्डर में पहुंचो, वहां पे दिख जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू पे क्लिक करो और उसमें जो जो बेसिक्स चल रहे हैं वो तुम्हें सारे कवर्ड दिखेंगे। ठीक है ठीक है, सो वी हैव दैट सिस्टम। क्योंकि अब यहाँ पे ये भी होता है हिमांशु कि कुछ, अब मैंने कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने ऐसे बनाए कि बिल्कुल जीरो से बनाऊं। बच्चों ने ये बोला कि मैम मैंने अपने पहले वाले ट्यूटर से करा था, आपने ये जब ये जो कराया ना, आप दोनों की टीचिंग यूं हो गई। अब मैं कंफ्यूज हो गया। यस फिर मैंने कहा कि यार भैया जो तुम पीछे से करके आए हो ना वो पीछे से ही रख लो, और जो एसबीआर है वो मैं यहाँ करा देती हूँ। हाउएवर स्टिल वी हैव टेकन इट फ्रॉम पीछे से एज रिवीजन टाइप का, कि वो बहुत डिटेल में ना हो क्योंकि एफआर में हुआ है, लेकिन टच बेस तो हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे लग रहा है दिस इज मोर बिकॉज हमारे जो इंडियस है ना उनमें से कार्व आउट्स बहुत सारे होंगे, यस और रेवेन्यू में ये बहुत चक्कर है भी। यस मैम, मैंने देखा ये। कार्व आउट्स बहुत ज्यादा थे। मुझे जो ध्यान आ रहा है ना, मैंने एक बार उसकी ट्रेनिंग ली थी आदित्य बिरला कैपिटल की, इस पे रेवेन्यू पे बहुत सारी चीजें आईएफआरएस में हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं है। बेसिकली जैसे मैम ये अभी एक रिवेन्यू में था हमारा कि हम आईआरआर पे, जो इंडिया से बताते हैं वो आईआरआर पे बोलता है डिस्काउंटिंग के लिए, बट बिल्कुल यहाँ पे बोरिंग रेट पे, ये तो बोरोइंग कहीं रेट पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। मेरे को इसलिए वो चीज एकदम ध्यान आई कि सीए वर्सेस एसीसीए का ये चैलेंज तुम्हें आ रहा है, तो तुम एफआर से इसको टच बेस करो, लेकिन सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे जिन्हें तुम्हें लगे कि ये मुझे डिटेल में जाना चाहिए, नॉट फॉर ऑल चैप्टर्स। यस मैम। ठीक है, तो ओके। उसके लिए क्या मैम एक्स्ट्रा कुछ कंसिडरेशन चाहिए कुछ नहीं होगा? करना, कुछ नहीं करना। हाँ, कंसिडरेशन करनी है, टाइम लगाना है एक्स्ट्रा। यस मैम, वो तो लगा देंगे। एंड सेकंड पॉइंट मैम, वो जो मैंने एग्जाम प्रैक्टिस सेशन का पूछा था। मैं तुम्हारा वो ही ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया। अच्छा, ये करेंगे हम लाइव सेशंस में। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही होगी, मतलब आप लोग भी अपने सिस्टम्स खोल के बैठेंगे और आप लोगों के आंसर के फिर आप फोटो खींच के ग्रुप पे डालेंगे और हम उसका फीडबैक देंगे कि भाई इसमें क्या गड़बड़ कर दिया आपने। ओके। ठीक है, तो वो हम कराएंगे, उस पर मत डरो। एंड थर्ड पॉइंट मैम, एक ये भी था बुक्स के लिए, मुझे था कि बुक्स का कौन सा रेफर करना है, वो सब यार सिर्फ लो एग्जाम किट, मैंने बीच में सेशंस में बोला है कि स्टडी टेक्स्ट एक बार रीड करना, बट लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि बच्चा जब स्टडी टेक्स्ट रीड करता है ना, वो मेरी सिंपल सी सिखाई हुई चीज में कंफ्यूज हो जाता है उस लैंग्वेज को रीड करके। तो सिर्फ एग्जाम किट ले लो। ठीक है। और वो ठीक है, और जहां जरूरत लगे ना कि नहीं मुझे पढ़ने की आदत है, तो स्टडी हब पढ़ लेना, स्टडी हब यूज कर लेना पढ़ाई के लिए। ओके ठीक है, ठीक है मैम एग्जाम किट कौन सी लेनी चाहिए? कैप्लिन, कैप्लिन, नो बीपीपी प्लीज, कैप्लिन। ओके। ठीक है, अच्छा। हाँ मैम बोलो हिमांशु। एक क्वेश्चन और था, जैसे ये हमारे डिप्लोमा आईएफआरएस है एसीसीए का, ये डिफरेंट कैसे है जो हमारा एफआर का ये इसका एसबीआर का एग्जाम होता है इससे? डिटेल का एंड द अप्रोच ऑफ द पेपर इज डिफरेंट, द डिटेल इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, वो हैंडल करना सिखाया जाएगा। डिप आईएफआरएस में आईएफआरएस एप्लीकेशन सिखाई जाती है, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ आईएफआरएस है। तो अप्रोच ही अलग हो गई दोनों चीजों की। ठीक है, डिप आईएफआरएस मत करना अब तुम। नो मैम। एसबीआर इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट यू नो आईएफआरएस। ठीक है, शिवांगी सेइंग हाउ टू अप्रोच पी लेवल विद जॉब, ये बहुत बड़ा सवाल है बेटा जी। सुनो, डेली टारगेट्स मत रखो। मैंने कल स्किल लेवल वाले बच्चों को भी ये बोला है, डिग्री का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हो जाएंगे और किताबों के अंदर घुस जाएंगे, उससे बात नहीं बनेगी, तुम डिप्रेस ही होगे, स्ट्रेस में ही आओगे। इट्स नॉट एट ऑल अ गुड एंड रिकमेंडेड सोल्यूशन। अपने वीकली 10 या 12 घंटे रखो। अगर ड्यूरिंग द वीक डेज इफ यू कैन मैनेज, ट्राई टू सी 3 सेशंस, सिर्फ देखने हैं, और सेशन में अगर मैंने कोई क्वेश्चन कराया है तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। उसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं करना। अब आ जाओ वीकेंड पे, वीकेंड पे लगाओ 10 घंटे, 5 घंटे एक दिन, 5 घंटे दूसरे दिन, दिस इज व्हाट इज नीडेड। ठीक है, वैसे भी नौकरी के साथ इट वोंट बी पॉसिबल कि आप डेली बेसिस पे 5 घंटे पढ़ें, इतने की जरूरत भी नहीं है। 60 आवर्स का मेरा कोर्स है, 60-70 आवर्स आपको खुद के लगाने हैं, यानी कि पूरे के पूरे क्वार्टर में 120 आवर्स लगाने हैं। दिन कितने हैं आपके पास? मेरे ख्याल से मोटे मोटे आपके पास 70 डेज तो है ही हैं। 70 डेज या नहीं है? हैं यार, इतने तो हैं।
Yes, ma'am. 120 hours डिवाइड बाय 70 days, रोज का 1 घंटा, 1.71 hours, 1.5 घंटा। तो रोज 1.5 घंटा मत लगाओ, तुम वीकेंड पे ज्यादा लगा लो, ठीक है, और पागल मत हो जाओ। ओके, हनीशा इज सेइंग एएफएम पढ़ा हुआ है, दूसरा कौन सा ऑप्शनल पेपर साथ में दे सकती हूँ? एएफएम के साथ में बेटे सारे बचे हुए हैं क्या? ऑप्शनल देना है तो ट्रिपल ए दो ना यार, और ट्रिपल ए नहीं देना है तो तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। एटीएक्स एएफएम के साथ दिया नहीं जाएगा बिकॉज इट इज ह्यूज, यू आर लेफ्ट विद एपीएम, दैट्स इट। वरना ट्रिपल ए दो, ट्रिपल ए, हाँ हनीशा गॉट योर पॉइंट कि ऑप्शनल ही बचे हैं, तो बेटा ट्रिपल ए पहली प्रेफरेंस, ट्रिपल ए नहीं देना चाहती हो तो एपीएम। एटीएक्स इसके साथ नहीं जाएगा, एटीएक्स अगर करना है तो वो अलग जाएगा क्योंकि उसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं, 30+ एंड इट्स टू मैनी प्रोविजंस का पेपर, टू मैनी, डायनासोर पेपर है वो। मैम एटीएक्स मेरी प्रेफरेंस में कभी था भी नहीं, मुझे बस तो भूल एपीएम जाओ। और ट्रिपल ए का ही डाउट था। एंड हाँ मैम ये अगर मैं ट्रिपल ए नहीं लेती हूँ तो अगर मेरे को यूके में प्रैक्टिस नहीं चाहिए तो और कोई तो दिक्कत नहीं आएगी ना नहीं नहीं जॉब नहीं, में? और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम। बिग फोर्स में ऑडिट डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत तो नहीं आएगी हनीशा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, यू नेवर नो कि उसके बाद में प्रमोट होके आप अगर यूके वाली टीम में ही जा रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। ओके मैम। पर्पस मेरा कहने का ये है, आप कहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? यूके इंडिया के ही के? बनेंगे मैम। यूके के हो, कर सकते हो साइन ऑफ यूके में? नहीं मैम, दिस शुड आंसर। ट्रिपल ए के बिना नहीं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, 4-5 साल तक नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल पे जाओगे ना, कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये होगी यार मैं इस बंदे को 40 लाख रुपए दे रहा हूँ, कम से कम साइन ऑफ तो हो इससे, और वो भी नहीं होगा तो मैम अगर अदर टेरिटरीज हैं लाइक एक्सेप्ट यूके, लाइक कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इफ वहां सीपीए चलती है, डिग्री ही नहीं चलेगी तुम्हारी। Canada, yes, of course. हाँ But rest of the like UAE also. So in those countries also, we can't have a power to sign off if you won't give AAA. Okay. Okay. At the end, AAA is kind of a, I mean, टाइप ऑफ mandate. जरूरी पेपर, एंड आई हाँ. विल से एपीएम इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो जब नॉट अ पीस ऑफ केक में ही जाना है तो एक ऐसी चीज में चले जाओ ना जहां पे एटलीस्ट अपनी And रियल वर्थ तो आ जाएगी। yeah. ठीक है, ओके मैम, एएफएम एंड एपीएम कैन गो इन विच फील्ड इन द कॉर्पोरेट? ओके बेटा, एएफएम एंड एपीएम मोस्ट लाइकली आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के लिए। M&A डिपार्टमेंट होता है बिग फोर में, वहां के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। एपीएम यूजुअली डजंट लैंड यू अप इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री से जॉब्स बहुत कम आती हैं फिलहाल के लिए एसीसीएस के। एपीएम इज मोर अबाउट कॉस्टिंग, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट कंसल्टेशन हो गई, बजटिंग प्रोफाइल्स हो गए, ये इंडस्ट्री में ही होते हैं, बिग फोर में नहीं होते। और इंडस्ट्री से वैकेंसीज कम इसलिए आती हैं बिकॉज पीपल आर वेरी हैप्पी देयर, इटरेशन इतना हाई नहीं है, तो लोग जब जहां चले जाते हैं ना वहां जम जाते हैं फिर, इसलिए। बट एएफएम डज लैंड यू अप इन सिटी बैंक, एचएसबीसी, एचडीएफसी बैंक, सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज समथिंग विच मेक्स यू एलिजिबल विद एएफएम। ठीक है, मित्तल इज आस्किंग आई गिव एसबीआर गॉट 45। मित्तल पहले तो ये बताओ कोचिंग ली किसी से? चैट में लिख दो। Ma'am, I had taken crash course and others I had done from YouTube. ओके And I तो in my real exams, I found question number 4 was quite difficult to understand what they were asking. okay, so do one thing, from where you took the crash course they must have evaluated your mocks also, Ma'am, I did not give any marks. so that's the problem। मैंने कोचिंग Yeah, का पता है इसलिए पूछा क्योंकि सबसे पहले तो कोचिंग आपने कहाँ से ली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता। तो इफ यू वुड हैव सेड कि मैम मैं मिर्चा वाला सर से पढ़ी थी, तो फिर मेरे को पता है कि पढ़ाने में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती कि अब गड़बड़ क्या हुई होगी, तो वो no, तुमने खुद ही ma'am, it बता was दिया, मैंने just मॉक्स नहीं दिए। yeah, ma'am, lack of practice, I would say. सो
You should practice then. That's the only thing. Self realization से तो route सबसे easy हो जाता है मित्तल. That is the easiest thing कि if you realize कि practice if would have been done, then things would have been different. So now you need Okay, to ma'am. practice. So practice like, ma'am, full the questions or practice, like now I'm watching your classes now. So shall I practice? You have already taken my SBR. Yeah. So you need to start from scratch. Okay. I'll tell you why. I'll tell you why. If you have already invested your money, Yeah. then better to get the concepts also gripped. And then Okay. whenever we are doing the practice, तो Yeah. practice तो साथ फिर करनी ही है. Ensure you are giving all the tests. Okay, ma'am. Yeah, I've joined your SBR course, Okay. ma'am. I thought you have not yet joined. इसलिए No, I no, just I've joined. अच्छा. Thank you, ma'am. Okay, okay. Ma'am, Uh, one एक last. मिनट रुकना बेटा. अक्षित AAA SBL. अक्षित यार तुमसे मैनेजेबल है पर काहे? अक्षित मैं जितना तुम्हें जानती हूँ तुम दोनों थियोरी पेपर्स एक साथ डिफिकल्ट कर लोगे अक्षित अपने लिए. थिंक ट्वाइस एज फार एज आई नो यू. ठीक है उर्वी बेटा पी लेवल में सबसे पहला पेपर एसबीआर देना चाहिए. उसमें सिर्फ 4 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. तो वहां पे आपका फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट लिखने में, जबकि बाकी पेपर्स में रेलेवेंट लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है, वहां पे भी कंसंट्रेशन चाहिए होती है. पहला पेपर शुड ऑलवेज बी एसबीआर बिकॉज ऑफ लेस प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. ठीक है. एग्जाम फॉर्म हिमांशु बेटे हम बताते रहेंगे टाइम टाइम पे ग्रुप पे. वैसे शायद 29 या 28 ऑफ जुलाई होनी चाहिए. ओके देन मेरे से कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ? इफ वी डोंट गिव AAA बट प्लान्स चेंज एंड आफ्टरवर्ड्स ICAEW सिद्धांत इवन देन AAA इन यूके इज नीडेड. ICAEW एक रिक्वायरमेंट है बट द मेन रिक्वायरमेंट टू गेट द साइनिंग अथॉरिटी इज दिस पेपर. तो या तो आप बाद में फिर AAA देना बट देन इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि पढ़ाई से रिदम टूट जाएगा. या तो बाद में दे देना. और अभी लग रहा है कि नहीं मैं तो किसी हालत में देखो इवन आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना ना. बिग 4 में अगर आप काम करते हो यहाँ पे बहुत सारी टीम्स हैं जो यूके क्लाइंट्स को सर्व करती हैं. इट्स जस्ट दैट कि आपको वहां पे 10 दिन के लिए जाना है, साइन ऑफ करके वापस आना है. इट्स नॉट दैट यू विल बी सेटल्ड देयर. सो बीइंग एन ऑडिटर फॉर यूके डजंट मीन यू विल बी रीलोकेटेड टू यूके. एंड दीज सिचुएशंस विल कम टू यू आफ्टर 5 years और 6 years. क्योंकि तब आप उस सीनियरिटी पोजीशन पे होगे कि आपको कंपनी बोलेगी कि हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे रहे हैं, गो एंड गेट अ साइन डन. तो एटलीस्ट दिस मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ठीक है. एसबीआर के बाद में फरेहा बेटा गो फॉर AAA इफ यू हैव प्लान्स टू गिव AAA. अदरवाइज एसबीएल दो. वैसे फ्रेश रहता है, वही सीक्वेंस होता है यार. एफआर के बाद में ऑडिट वाला, तो एसबीआर के बाद में AAA दो अगर AAA देना है तो. लेकिन देना ही नहीं है तो फिर तुम कोई भी पेपर ले लो, एनीवेज इट इज नॉट कनेक्टेड. मैम ठीक है. AAA देना है बट SBR मुझे फिर से देना होगा बिकॉज SBR कंप्लीट मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो आई नो कि आई वुड फ्लंक इन दिस. कितना पेपर हुआ है? मैंने अटेम्प्ट ही अराउंड 40 मार्क्स का किया था तो आई एम डैम श्योर बिकॉज मेरा बीच में सिस्टम क्लोज हो गया था एंड आई यार कुडंट ये इस बार कंप्लीट ना माय बहुत पेपर. हुआ है. मेरे को 2-3 बच्चों ने लिखा और फिर जब वापस से सिस्टम चालू हुआ तो सब कुछ उड़ गया था. ये मुझे यस मैम. 2-3 बच्चों ने और बोला था कि ऐसा हुआ है. मैम तो मेरे भी टेक्निकल इश्यूज आए थे एफएमएस, तो फिर मैंने विड्रॉ कर दिया था. ऑप्शन रहता है विड्रॉ करने का. हाँ फरिया 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाई. मैम ये चीज़ मुझे पता नहीं थी कि विड्रॉ का भी ऑप्शन होता है इसमें. एनीवेज तो आई वाज थिंकिंग कि मैं AAA अभी से स्टार्ट कर दूं बट आई विल जस्ट गिव SBR दिस टाइम सितंबर में और AAA दिसंबर में दूंगी. तो मतलब AAA पढ़ाई स्टार्ट कर दूं अभी से या बाद में करूं? नहीं फरिया तुम वैसे तो 1 क्वार्टर में कर जाओगी, अभी से करने का कोई सेंस नहीं बट है. या आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. अभी रिसेंटली मैंने जॉब स्टार्ट करी है तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू तो अब मैनेज. कर लो. देन गिव 6 months टू इट. हाँ. बट पर तुम्हें एसबीआर भी तो पढ़ना होगा फिर. यस मैम. तो फिर क्यों AAA बांध रही हो अपने गले? तो अभी ना करूं यू सजेस्टिंग. ठीक है मैम. क्योंकि मैं तो फिर भी अभी अपने आप को मान रही थी कि शायद पास हो जाओगी, पर 40 अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाओगी. नहीं मैं वो तो मैं डैम श्योर नहीं हो पर सकती. रिधिका तायल है एक मेरी स्टूडेंट,
58 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आई थी एंड शी गॉट 52। वाओ मेरा खुद का लकी एसबीआर ऐसा हुआ था, शायद मैंने 76 के आसपास का अटेम्प्ट किया था एंड आई गॉट 68। तो मेरा खुद का भी एसबीआर ऐसा ही था एंड आई वाज इन अ वेरी बैड हेल्थ दैट टाइम। और घड़ी घड़ी में मैं तो होम बेस्ड पेपर दे रही थी एंड माय कुक वाज दीदी क्या बनाना है एंड आई वाज सेइंग चुप रहे मेरा एग्जाम चल रहा है। मेरा तो पेपर बड़ा फनी था बट ठीक है मैम चलो कोई नहीं। अभी तो तुम हेलो एसबीआर प्रिपेयर करो, डोंट रश फॉर ट्रिपल ए। मैम ओके मेरी भी सवाल सेम ही था मतलब मैंने ना एसबीआर मतलब जून में दे ठीक नहीं है पाया ठीक है। तो मेरे ना सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन मैम का मॉक्स और किट वाले क्वेश्चन अभी वो में मुझे करना था तो इसके साथ मुझे मतलब कोई और पेपर में प्रिपेयर कर लूं अभी नहीं दे बेटा पाया तो मे बी कितना टाइम दे दिसंबर पाओगी उसकी बेसिस पे देखो। अगर लगता है कि टाइम नहीं दे पाओगी देन ओनली कंटिन्यू विद एसबीआर। हम्म फिर दूसरे पेपर को गला मत बांधो क्योंकि वो तुम्हें फिर यही एंजाइटी देता रहेगा, मेरे पैसे लग गए मेरे पैसे लग गए। तो अभी मत नो लगाओ। अच्छा ठीक है नहीं मैम मैम आपका वो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है ना तो मे बी लाइक अभी से थोड़ा पढ़ लूं अगर मतलब इवन इफ डोंट गिव इन अगर सितंबर आई टाइम कैन मिलेगा डू तो ओके एक्सटेंशन तो हम दे देंगे, वी विल काउंट दिसंबर एज योर फर्स्ट। बट कई बच्चों को ना साइकोलॉजी भी लगने लग जाता है कि यार मैंने क्लास ले ली है, मैंने और पढ़ नहीं रही हूँ मैं। हम्म सो एब्सोल्युटली योर चॉइस, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, लेकिन अपने आप पे बोझ मत बना लेना उस चीज का। अच्छा ये मैम अगर फैसिलिटेशन लिया है, तो बोझ अच्छा नहीं है। ओके अगर मतलब मैम अगर लिया तो एसबीआई के साथ क्या अच्छा होता है मतलब थोड़ा कर पाए एसबीआर के साथ या वॉकिंग ट्रिपल भी ही है अच्छा होता है, वो लेना है तो ट्रिपल ए लो। हाँ क्योंकि एपीएम का भी पास परसेंटेज पुअर है, एएफएम में तुम्हें बहुत प्रैक्टिस लगेगी, एसबीएल ओके एसबीएल भी ले सकती हो। ओके एसबीआई एसबीएल लिया और ट्रिपल ए में से सोचो। ओके श्योर मैम ठीक है ठीक है ओके थैंक यू मैम ओके। Ma'am, हाँ जी, हाँ राजनाला बोलो। ma'am just wanted to know like everyone asked, I am also a हम्म working professional हम्म and मैं just check कर रही थी SBR and SBL का portion हम्म दोनों में 24 चैप्टर्स है। सो मैम और सितंबर में अभी तो जून मिड चल गया, अगर मैं कल से भी स्टार्ट करूँ सो मैम हम्म हो जाएगा ना? लाइक आई एम ऑप्टिंग फॉर ओनली वन पेपर, लाइक अर्लियर आई थॉट फॉर गोइंग फॉर SBL। आराम से हो जाएगा राजनाला, आराम से होगा। एसबीआर के 24 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स एक साथ कंसोलिडेशन के, क्लब देम, यू कैन डू देम इन 10 डेज। उसके अलावा रिलेटेड पार्टी, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज, टैक्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरी स्लाइड्स में भी 10 स्लाइड में खत्म हो जाते हैं। दे आर वेरी स्मॉल स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस 5 का एक अलग बना हुआ है, एसेट हेल्ड फॉर रीसेल, बहुत छोटे 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 छोटे, एग्रीकल्चर का, इन्वेंट्री का, इस पे चैप्टर्स अलग बने हुए हैं। सो डोंट गेट स्कैर्ड विद द नंबर ऑफ चैप्टर्स। वहां पे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वही हैं आपके। दो बस नए आते हैं इसमें, एक तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स और एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बाकी रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही इंपॉर्टेंट है। लीजेस इसमें थोड़ा सा अप है पोर्शन, बाकी एंड बिल्कुल टैक्सेशन। डुएबल है। टैक्सेशन छोटा सा ही है, सेम है बिल्कुल एफआर का। देयर इज नथिंग विच इज स्पेशल विद टैक्सेशन। मैम और मार्क्स बाइफिकेशन बता सकते? लाइक आई वाज चेकिंग द एग्जाम किट, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि सेक्शन ए में 30 मार्क्स है, बिकॉज इन स्किल लेवल वी यूज्ड टू गिव 60 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू एंड 40 मार्क्स So ऑफ रिटर्न here राइट। it is all subjective, no MCQ. There will be 50-50 मार्क्स के दो सेक्शंस। और उसमें मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो डाल रखी है अबाउट एसबीआर करके, पर चलो मैं तुम्हें ब्रीफ कर देती हूँ। 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 एंड 25। मैम एसबीआर इंटरनेशनल ऑप्ट करना चाहिए यूके? इंटरनेशनल करना है हर्ष, मैं उसका एक कारण बताती हूँ। मैंने एसबीआर यूके का इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबली चलते हैं वो पता होने चाहिए, वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं पता होने चाहिए। लेकिन ऑडिटर जहां बनना है वहां कंट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए कंट्री स्पेसिफिक कर रहे हैं अपन। तो अभी हम SBR इंटरनेशनल पढ़ेंगे मैम? इंटरनेशनल पढ़ रहे हो? ओ मैम, जब एग्जाम बुक करेंगे तब भी ऐसा ऑप्शन आता है क्या, लाइक SBR हाँ, इंटरनेशनल वो और इवन SBI? सिलेबस देने में भी तुमसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको सिलेबस देखना है वो कौन से वाले का देखना है। तो वी आर स्टडिंग इंटरनेशनल, तो उसका पर्पस वही है भाई। मेरा पढ़ाने का तरीका, फंडा यही होता है कि तुम जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेस होगे वो वाला चीज करनी है। तो आईएफआरएस नॉलेज आपको वो नहीं चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा देशों में चल रही है, क्योंकि वहां यूएई में तुम्हारी पोजीशन सिक्योर करता है अकाउंटिंग प्रोफाइल। लेकिन जब यूके का ही ट्रिपल ए करना है और वो उनकी रिक्वायरमेंट है तो अपने को यूके का ही करना पड़ेगा। गॉट इट मैम। ओके, खुशी पूछ रही है। मैम खुशी, एसबीआर से चालू करो। अच्छा, किसी एक बच्चे ने पूछा था कि जॉब करना हम कब से स्टार्ट करें।
मेरे हिसाब से तो तुम ढूंढना चालू कर दो, 3-4 महीने में मिलेगी, तब तक एक पी लेवल का पेपर निकल जाएगा। फिर जब तक धीरे धीरे कंपनी में इक्विप होगे, फिर एक पेपर निकल जाएगा, और 2 पेपर फिर जो बचेंगे वो थोड़े बहुत ठीक है मेहनत करके दे देना। सो आइडियली आफ्टर डूइंग 9 पेपर्स यू ऑल आर पार्ट क्वालिफाइड ACCAs, नौकरी ढूंढना चालू करो, ठीक है। अक्षित, मैम दोनों अगर कर पाओगे तो स्टार्ट कर दो। SBL है ना अक्षित, SBL इज मोर केस स्टडी, तो SBL में रटाफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए SBL मैनेज हो सकता है। अगर एग्जाम बुकिंग तक लगे कि हो पा रहा है तो ठीक है, दे देना, वरना मत देना, ठीक है। खुशी, हाँ बेटा, मैं आपके क्वेश्चन पे पहुंची थी, फिर मैं इधर उधर हो गई, 1 मिनट रुको। ऑल स्किल लेवल पेपर्स गिवन नॉट स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, डिफरेंट जॉब पोजीशंस, नॉट श्योर अबाउट द इंटरेस्ट। खुशी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, खुशी, तुम्हारे अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, जहां से कॉल आएगी ना वहां अपन बात करेंगे। अभी तो जहां वैकेंसी आती है तुम वहां अप्लाई करो, 3-4 महीने में पता चल जाता है कि ये आपके लिए प्रोफाइल है कि नहीं है। 3-4 महीने में आप अगर एग्जिट कर लेते हो तो आप इजीली एक अनचाहे प्रोफाइल से बाहर आ सकते हो। बहुत लंबे टाइम अगर तुम चला दोगे ना, ये गलती मैंने करी थी अपने ईवाई एक्सपीरियंस में, मैं बहुत ज्यादा टाइम रह गई थी उसके अंदर, एंड देन व्हेन आई वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम टैक्स, मुझे ऑडिट में जाना था, तो वो मेरे लिए इंपॉसिबल हो गया था। तो प्रोफाइल शिफ्ट कर सकते हो, 3-4 महीने में ही डिसीजन ले लेना, ठीक है। ओके, हाँ जी, somebody else was also asking a question. हाँ मैम हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि APM अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? लाइक AFM भी मैं साथ में दूंगी, बट AFM की अभी मेरे पास कोई कोचिंग नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है AFM में, आई रियलाइज्ड। ठीक है। एंड APM के लिए मैम मैं क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ इफ आई वांट टू गिव बोथ इन सितंबर? हनीशा, तुम्हारा SBL का क्या स्टेटस है? SBL क्लियर है मैम। तो फिर तुम्हें APM की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट पढ़ना चालू करो, उसके साथ साथ एग्जाम किट नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली APM के साथ SBL वाला चक्कर ही है, आप जब तक सिलेबस पार्ट्स में तब तक आप एग्जाम किट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर 14 ही है, 14 या 12 ही है, चैप्टर्स पढ़ना चालू करो, कॉन्सेप्ट को स्टडी लिखना अब में चालू 16 करो। चैप्टर्स है मैम। वो टुकड़े ज्यादा कर रखे हैं उन्होंने, मतलब ओके ओके कैप्टन क्या करती है, 2 चीजों को कंबाइन कर देती है और वो स्टडी हब ब्रेक कर देती है। तो आई हैव ओके गिवन इनफ ऑफ रीडिंग टाइम टू देम, ठीक है। ठीक है। सो रीडिंग चालू करो पहले, एंड वंस यू आर एट द मिडिल ऑफ द सिलेबस, आपके पास वो लिखे हुए हाँ, होने चाहिए कि भाई ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल इस केस में लगाना है, सिमिलर ही है वो SBL के जैसा ही, और उसके बाद में ठीक एप्लीकेशन उसकी चालू करो पेपर प्रैक्टिस से। डूएबल है, ओके मैम। अपने आप लगभग कर लेना, कितना तुम टाइम SBL हो गया लगाना तो। चाहिए, मतलब मैम लगभग कितना टाइम स्टडी में लगाना चाहिए and फिर कितने टाइम में स्टार्ट करना चाहिए प्रैक्टिस? हनीशा, इसका कोई रूल नहीं है बेटे, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर स्पीड। आई मीन, आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु इन 20 hours दे कंप्लीट 20 chapters. There are many students who take 50 hours to complete 10 chapters. Completely ओके मैम। your thing, but एक डेडलाइन ये रख लो, आपके हर वीक में 2-3 चैप्टर तो होने ही चाहिए मिनिमम। मैं ओके मैम। कैप्लन के चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, जहाँ पे 14 ठीक चैप्टर है। हैं, 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से हम्म। 3-4 हर वीक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके, हाँ जी, समवन एल्स वाज आल्सो आस्किंग समथिंग। डन, ऑल डन। हाँ दिव्यांशी। मैम ट्रिपल ए यूके ही देना चाहिए आप कह रहे हो ना? यस यस यस, ओके ठीक है। ओके। सिद्धांत इज आस्किंग, AA was bit difficult and my preference is working in finance field. AAA APM. ओके सिद्धांत, APM एंड PM इनमें कोई ज्यादा कनेक्ट नहीं है, उसका मैं रीजन बताती हूँ। आपको APM में कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगी, इंस्टेड आपको क्या मिलेगा, जो PM के वो 3 चैप्टर थे ना लास्ट वाले जिसमें कमेंट करते थे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, APM पूरा वो है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे एक बिजनेस के, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होंगे, कंपनी का एक मिशन होगा, एक विजन होगा, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कंपनी के KPIs इनके मिशन और विजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन्होंने KPI रखा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग, तो ठीक है, रेटिंग चेक करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट तो करोगे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। अब स्टैटिस्टिक्स ढूंढने लग जाओ कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल कितना आ रहा है,
कितनी कंप्लेन्स आ रही है, कितने कस्टमर्स हैप्पी हैं, कितनी ऑन टाइम डिलीवरीज कर रहे हैं हम। दीज एनालिसिस इज एपीएम। इसलिए मैंने उसको अभी बोला कि एपीएम अगर आपने एसबीएल किया है तो एपीएम संभल जाएगा। तो एपीएम एंड पीएम ये सिमिलर बिल्कुल अज्यूम मत करना। रादर एपीएम एंड एसबीएल आर तकरीबन ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो इसको उस बेसिस पे सोचना। ओके, आई थिंक आई हैव met all the questions. ओके, विनय कुछ पूछ रहा है। विनय मुंजाल, विनय तुम इतने बड़े हो गए थे जल्दी। सेंटर के कीबोर्ड पे बिल्कुल भी स्पीड नहीं बनती। ये तो है बेटा, ये तो है। चलो ओके। मैम, हाँ गुरप्रीत। just a last question, ma'am. हम्म, Actually, September month के लिए I'm planning to give PM and SBR. So I ओके। just wanted to know कि कुछ ऐसी learning strategies हो सकती हैं जो मैं manage कर सकूं 2 पेपर एक साथ। कुछ learning strategies आपसे बस जानना चाहती थी। गुरप्रीत, यू आर वर्किंग? No, no, full time student. तो तुम कर जाओगी यार, कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है गुरप्रीत। कैलेंडर के हिसाब से चलती रहना, मॉक्स टाइम पे देती रहना, अपने आप ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक चैलेंज का जरूर ध्यान रखना गुरप्रीत। हम्म। पीएम आएगा वेंसडे को और एसबीआर आएगा थर्सडे को। Yes, ma'am. मुझे थोड़ा सा वो डाइसी लग रहा है, But पर ma'am, तुम्हारे साथ ये सब सब चीजों में ही आएगा। yes, ma'am. तुम एएफएम दे नहीं सकती हो, एसबीएल एक दिन पहले आ जाएगा। फंसी भी हो बेटा तुम। Yes, ma'am, but I have to take this step, ma'am. तो ठीक है, कुछ उपाय नहीं है। तुम कैलेंडर के हिसाब से चलती रहो। और अगर मेरे से किसी चीज की कोचिंग नहीं ले रही हो तो कैलेंडर तो ले लो, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, उसके हिसाब से चल लेना। नो नो मैम, आपसे ही लूंगी। बहुत सारे पेपर्स आपसे पढ़ती हुई आए हैं, जैसे कंफर्ट जोन है, तो फिर मैं आपसे ही लूंगी पेपर्स। यार मैं तो पता है सबसे पहले मैं ये सोच रही थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो एफआर मुझसे पढ़ेगा ना वो एसबीआर की किसी से कोचिंग नहीं लेगा। एंड यू ऑल प्रूव्ड मी रॉन्ग। मैं स्टार्टिंग में लिटरली ये चीज बोलती थी, ये सेल्फ स्टडी से करो, ये सेल्फ स्टडी से करो। मेरे एक दो बच्चों ने तो बोला हाँ मैम, हाँ मैम। एक बच्चे ने लंका लगा दी मेरी खुद की भी। मैम आप सेल्फ स्टडी बोलते हो, मेरे 2 अटेम्प्ट से पैसे बर्बाद हुए इसके। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि कई बार थामो थामो भी मुझे भी करना पड़ता है। चलो एनीवेज, सो पॉइंट ये है, आप लोग कहीं से भी पढ़ो, कुछ चीजों का जो मैंने बोला वो ध्यान रखना। Answer writing has to be as per what the examiner wants, what your client wants, not as per what you want. इस पे ध्यान रखना। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, अपनी आंसर राइटिंग किसी से एक थर्ड आई रिव्यू जरूर कराना। अगर हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल हो चुके हो तो टेस्ट जरूर देना। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कंसिडर, बिकॉज मैंने आपको एग्जामिनर कॉमेंट्स दिखा दिए। इन पे इंप्रूवमेंट आपके लिए तभी होगा जब मैं देखूंगी कि आप लिख क्या रहे हो। अपने आप से अगर आप ढूंढने जाओगे इट विल बी अ डिफिकल्ट डील फॉर यू। ठीक है, सो द कैलेंडर्स फॉर ऑल द पेपर्स आर शेयर्ड विद यू ऑल थ्रू योर क्लास फोल्डर्स एज वेल एज द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। अब सीधा हम लाइव सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मैम, चालू कर दो। हाँ हर्ष। मैम मैंने एफआर नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एसपीआर दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम हो गया पेपर, तो ओके, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और मुझे यही एफआर आएंगी नहीं। जो हिमांशु को आ रही है। कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे लगेंगे कि मुझे इसमें और डिटेल चाहिए, क्योंकि वो डिटेल तो एफआर में हुई थी। तो हम्म, हर्ष, अगर फिर हमसे पढ़ रहे हो तो फिर एफआर की एक्सेस ले लो, और तुम थोड़ी सी ज्यादा ले लेना, क्योंकि वो तो सीए हाँ है, उसकी कुछ ही चीजें छूटी होंगी, तुम्हारी काफी हाँ हाँ। चीजें छूटी हो सकती हैं। हम्म। ठीक है, मैम सो मैंने टेक। क्लास ले ली है आपकी। हाँ, तो टीम को लिखो, टीम तुम्हें 40 आवर्स दे देगा एफआर में। ठीक, और मैम मेरे को कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे जिसमें मेजर फोकस हर्ष, इसको देना ऐसे होगा? देखना, जब एसबीआर की क्लास देखोगे ना, तुम्हें लगे कि भाई ये वाला टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है, तसल्ली सी नहीं हो रही है, वो वाला हम्म टॉपिक एफआर से देखना। और बाकी तुम्हें टॉपिक देख के समझ में आ जाएगा। जिसके सेशंस बहुत सारे हैं ना, यानी वो चैप्टर हम्म ऐसा है जो इंडस्ट्री की कमजोरी है, इसलिए एग्जाम में आता है। जैसे हम्म रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल हम्म इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट हम्म इसलिए नहीं है क्योंकि एसीसीए कह रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसीसीए ने हम्म, उसको इंपॉर्टेंट बनाया है। ठीक है, सो ठीक है वो तुम्हें लेंथ ऑफ सेशन से दिख जाएगा। मैम जो चैप्टर Corrections भी ढेर सारे हैं। मैम हाँ हिमांशु। जो चैप्टर एसीसीए में जो हमारे एसबीआर में नहीं है बट वो एफआर में थे, ऐसा भी कुछ है कि उनको लेना भी जरूरी है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। अच्छा,
सारी सिर्फ और सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन वाला है, वो इसीलिए नहीं है तुम्हारे यहाँ पे क्योंकि वो वैसे ही चेक हो जाता है, इंटरप्रिटेशन करना और बिजनेस की परफॉर्मेंस एनालाइज करना वो वैसे ही हो जाता है, बाकी एवरीथिंग इज कवर्ड, इट इज फ्रॉम एफआर और एफआर का प्लस 40% एसबीआर है। ओके, तो ये जो आपने बोला ये 40 सेशंस वाला, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कि नोट्स हैं ये? तुम एफआर की बात कर रहे हो? एफआर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल पूरा एस्पेक्ट क्लास में फोल्डर, पूरा क्लास फोल्डर है, जैसे तुम्हारा एसबीआर का है वैसे पूरा एफआर का है। ठीक है। तो बेस बनाने के लिए एफआर पे जाना, मैंने बाय डिफॉल्ट उनको एसबीआर में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि कई बच्चे पीछे से किसी और ट्यूटर से पढ़ के आते हैं, उनके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं, पता पड़े कि मैं अपनी भाषा में सिखाने के चक्कर में उनका कचरा कर दूं कॉन्सेप्ट्स का ठीक है, लेकिन जिनको जरूरत है वो एफआर में जाओ और जिन टॉपिक्स की जरूरत है सिर्फ उसी पे जाओ। आई मीन यू डोंट हैव टू गो थ्रू पूरा एफआर। इसमें मैम हो सकता है तुम्हें लीज पूरा समझ में आ जाए, नहीं जरूरत लग रही, यस 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 किसी में जरूरत लग रही है सिर्फ उसी में पहुंचो। यस, समझ गया। ठीक है, और मैम बुक लेने की जरूरत है एफआर की? एग्जाम किट लेनी है। एफआर की? एफआर की नहीं, एफआर की नहीं, एसबीआर की। ठीक है। एफआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्लास में जो क्वेश्चन हुए सिर्फ उनको देख के। मैम जस्ट टू ऐड, अगर तब भी हम लोग को थोड़ा वो नॉर्मल स्टडी टेक्स्ट देखना है हाँ। तो वो सिलेबस तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो इंटरनेशनल का हो चाहे वो यूके का हम दे रहे नहीं हैं। बेटा, यूके गैप्स होते हैं और इंटरनेशनल में आईएफआरएस होते हैं, और यूके गैप्स अगर आपको देखने हैं तो वो एक एडिशनल चैप्टर होता है, बुक सेम होती है बट इट इज एन एडिशनल चैप्टर। ओके मैम। वो कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट में मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक है हर्ष, थैंक यू you मैम। need to reach to the team and Okay. ask for some hours from FR. श्योर। ठीक है चलो, चलिए ओके, सो we'll end the session here. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये वाला मेरा सेशन मेरे YouTube चैनल पे आ जाएगा, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। आप खुद अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान इसी का रखना, मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर, दैट्स इट। ठीक है, we'll catch up in these sessions and more videos on YouTube if you are not going to enroll, तब भी मिलते रहेंगे। ओके जी, चलिए बाय बाय, स्टार्ट स्टडिंग गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम, हैव अ बाय। गुड वीकेंड। थैंक यू। थैंक यू मैम।